कि हमारी जो मूवीज है, मतलब जो हमारी मूवी रिव्यूज हैं, वो हमने पहले लेबल करके फिर मशीन लर्निंग को देंगे। तो अगर मैंने ये लेबल कर दिया कि थोड़ी अच्छी लगी और थोड़ी बुरी लगी, और मैंने इसको लेबल किया है पॉजिटिव, तो और तो ये भी डिपेंड करता है ना कि सबसे पहले तो मुझे ये लेबल करना है कि ये मूवी, ये जो रिव्यूज हैं अच्छे हैं या बुरे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो सर इस तरह फिर अगर 10 रिव्यूज बहुत अच्छे आए होंगे तो वो थोड़ी अच्छी वाली को तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे ना, तो फिर अब लेबल हाँ, कैसे नहीं करेंगे? कंसिडर नहीं, सबसे पहले तो आपको लेबल करना पड़ेगा ना। जैसे मुझे जो है वो इस तरह की चीजों को लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर सर मैं लेबल गलत, फेक हाँ बोल, रिव्यूज को हम कैसे वो साइडलाइन करेंगे, क्योंकि बात देखो बार ऐसा ये होता हमारा है एक ही प्रॉब्लम बंदा नहीं है जो ना, है वो हमारा कई प्रॉब्लम नहीं दफा। है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है कि इसमें से फेक रिव्यू कैसे हटेंगे। ये एक अलग प्रॉब्लम चला गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब आप एक और बाइनरी मॉडल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आप ये चेक करेंगे कि ये रिव्यू फेक है या रियल है। मेरी बात समझ रहे हो आप? जी सर। ठीक है फराज, तो समझना ये है कि आप यस एक और बाइनरी प्रॉब्लम है आपके पास, जिसमें आपको ये चेक करना है कि ये फेक है रियल है। अब इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहले तो आपको लेबल करना पड़ेगा, यानी कि आपको 10,000 रिव्यू उठाने पड़ेंगे और उनको लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये फेक है, ये रियल है, ये फेक है या रियल है। इस तरह आपने 10,000 ऐसे रिव्यू जो फेक है और 10,000 ऐसे रिव्यू जो रियल है, उन दोनों को एक जगह जमा करना है और फिर मशीन लर्निंग को ट्रेन करना है। ओके सर। सर हम लोग अगर रिव्यू में कहेंगे कि थोड़ी अच्छी लगी थोड़ी बुरी लगी, तो एट द सेम टाइम वो अच्छी भी लग रही है बुरी भी लग रही है, तो हम ऐसे रिव्यू को न्यूट्रल लेंगे। ये तो आपको डिसीजन लेना है ना। मशीन लर्निंग को तो आप ट्रेनिंग देंगे ना। सबसे पहली चीज है मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग देंगे। तो आपको, अगर आप जो है वो मूवी रिव्यूज की एक्सपर्ट हैं, तो ये सबसे पहले आपको फैसला है। जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो तो सेफ है ना, उसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी वो उसी तरह का रिजल्ट देगा। अगर फर्ज करें कि थोड़ी अच्छी लगी थोड़ी बुरी लगी को आपने नेगेटिव दे दिया, ठीक, सही है, तो वो भी इसको नेगेटिव देगा, और आपने पॉजिटिव दिया वो भी पॉजिटिव। मशीन लर्निंग में हमेशा ये याद रखना है, जो बहुत सारे लोग, आप लोग भी जो है वो रट्टाफिकेशन पे चले जाते हैं, लर्न नहीं करते। मशीन लर्निंग के अंदर आपको, अभी हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के अंदर, लर्निंग के अंदर जो है वो रट्टाफिकेशन हराम है। लर्निंग के अंदर आपको इनसाइट देखनी होती है। वो इनसाइट ये है कि मशीन लर्निंग जो है वो एआई को एक्सटेंड करती है, एआई की को इंस्पायर करते हुए बनाई गई है। वो एक अल्टरनेटिव नहीं है आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग को आप अगर सही ट्रेनिंग देंगे तो वो सही काम करेगी, और गलत ट्रेनिंग देंगे तो गलत काम करेगी। जैसे एक हमारे भाई ने कहा कि भाई फेक रिव्यूज हैं और रियल रिव्यूज हैं। आपने जो है वो उसमें 10,000 ऐसे रिव्यूज डाल दिए जो फेक थे, और उसके अंदर पॉजिटिव 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 डाल दिया, तो वो फिर इसी तरह मशीन लर्निंग लर्न कर लेगी। क्या ख्याल है? ये नेगेटिव की तरफ जाएगी नहीं फिर सर? बात वही है ना कि आपको ट्रेनिंग के जो अंदर हम भी लेबल देंगे, जो हम उसे लेबल देंगे उसकी हाँ। बेस पे वो डिसाइड करेगी कि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। आपकी बात सही है, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। हम जो लेबल्ड डेटा देंगे, बिल्कुल सर, हम जो लेबल्ड डेटा देंगे उसकी बेस के ऊपर वो प्रिडिक्शन करेगी। और ये सिर्फ मशीन लर्निंग के लिए नहीं है, ये किसी भी बंदे के लिए। मिसाल के तौर पर आप जो है वो एक टीवी चैनल के ऊपर काम करते हैं, और आपने एक बंदा रखा हुआ है जो ये चेक करता है कि कौन सा ड्रामा अच्छा है और कौन सा खराब है। नेटफ्लिक्स पे मिसाल के तौर पर काम करते हैं, और आपकी ड्यूटी देखनी है कि ये ड्रामा अच्छा कौन सा है, बुराना कौन सा है। तो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा। वो बंदा जो है उसको आप पहले ट्रेन करेंगे कि भाई देखो ये वाला जो है ये ड्रामा अच्छा होता है या ये बुरा होता है, ये वाला आए तो रख लेना, ये वाला आए तो नहीं रख लेना। उसी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करना शुरू कर देगा। इसकी जगह आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगा दें। ठीक है जी। तो ये छोटी सी चीज मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वेल एक्सप्लेन हो गई होगी, इसको आप समझ चुके होंगे। इसमें कोई खराब सवाल है तो, मतलब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आप ये भी देख लीजिएगा कि मूवी रिव्यूज एज पॉजिटिव और नेगेटिव बेस्ड ऑन द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द रिव्यूज। यानी मूवी रिव्यूज में और भी चीजें हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी ने उसको स्टार दिए हुए हैं या रेट किया हुआ है, वो एक अलग चीज है। हम तो टेक्स्ट कंटेंट की बेस के ऊपर ये बताएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे पूरी देखेंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे। जी सर, इसमें कोई कुछ जो पर्सन होते हैं वो इमोजीज लगा देते हैं, कुछ थंबनेल्स लगा लेते हैं इसमें। हाँ, हम टेक्स्ट कंटेंट की बेस पे भी देखेंगे
और स्टार के ऊपर, रेट के ऊपर नहीं देखेंगे। अब इसके लिए हमारे पास वही है, IMDb का डेटा सेट है। 50,000 जो है वो हाईली पोलराइज्ड रिव्यूज है। हाईली पोलराइज्ड रिव्यू क्या होते हैं? ये तो नहीं पता सर। तो अगर नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? सर हाईली पोलराइज जो होते हैं किसी जो एक, बकायदा अच्छे बंदे ने मतलब इसको सही करके लिखा हुआ है। यानी किसी एक वे में प्रॉपर वो डिफाइन कर रहा होता है। ये देखो फिजिक्स में क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्ट टू द वाइब्रेशन और ट्रांसवर्स वेव स्पेशली लाइट होली और पार्शियली टू वन डायरेक्शन। हाईली पोलराइज का मतलब है कि या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। जैसे अभी आपने कहा था ना कि थोड़ी अच्छी है थोड़ी बुरी है, तो वो हाईली पोलराइज रिव्यू है नहीं, तो उसको हम हटा देंगे अपने डेटा में। ठीक है सर, यानी कि कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहे हैं सर वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार एक रिव्यू है वो बोलता है यार मूवी अच्छी थी, एक मूवी बोलता है यार एक मूवी बुरी थी, तो ये दोनों हाईली पोलराइज रिव्यू हो गए। लेकिन इसके अंदर एक बंदा कहता है मूवी अच्छी भी थी और बुरी भी थी, तो ये हाईली पोलराइज नहीं है, ये इसकी कोई अलग जो है वो एंटानियम ढूंढे आप, इसका क्या होगा, क्या होगा तो सर इसका? हम हाँ बोले। तो सर हम ट्रेनिंग के दौरान जो है वो ऐसा डाटा देंगे ही नहीं जो मतलब कंफर्म ना हो कि किस कैटेगरी में जा रहा है। हाँ, तो क्योंकि फिर देखो अगर हम देखें, आप याद रखिएगा हम लेबल्ड डेटा दे रहे हैं, इसका मतलब है जो डेटा हम देंगे हम उसको पहले रिव्यू कर रहे होंगे। हम उसको एक अनरिव्यू या अनसीन डेटा नहीं दे रहे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए जो डेटा दे रहे हैं हम उसको नेगेटिव पॉजिटिव दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम ये वो वाला डेटा जो अनपोलराइज्ड है उसको हम नहीं दे रहे। इसके अंदर जो हमारे पास 50,000 का डेटा है उसका जो फीचर है या एक मेन क्वालिटी क्या है कि वो हाईली पोलराइज्ड है। सही। फिर सर जब That's हम mean- टेस्टिंग में अगर इस तरह का डाटा आ जाता होगा जो बिल्कुल मतलब हाईली पोलराइज नहीं होता, तो फिर वो कैसे उसको ये बताता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है, अभी इसको हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन वो आपके डेटा को, क्योंकि हमने हाईली पोलराइज्ड डेटा दे दिया है, तो वो उसको कहीं ना कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा सिनेरियो है कि आपने एक बंदा रखा हुआ है जो ये एडमिशन देता है या नहीं देता, जिसको हम अमूमन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहते हैं रजिस्ट्रार। यस सर। सही। तो रजिस्ट्रार का डिसीजन होता है कि किसी स्टूडेंट को एडमिशन देना है या नहीं देना। अब ऐसे में ये कंफ्यूजन रजिस्ट्रार के पास भी होता है कि एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल बीच में आ रहा है, यानी कि उसके मार्क्स जो है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, उसको आप, तो ये रजिस्ट्रार जो है उसको या तो एडमिशन देगा या नहीं देगा। नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे हमने एमनिस का डेटा देखा था, अब एमनिस के डेटा के अंदर हमने उसको 1 2 3 4 5 6 दे दिया। अब हमने उसको एक ऐसी तस्वीर दी जो 7 भी लग रही है और 4 भी लग रहा है। और 4 भी लग रही है। याद रहा, माइक क्लोज करें ना आप लोग प्लीज। अच्छा, तो वो 4 भी लग रही है और 7 भी लग रही है। तब भी कभी ना कभी आपका मॉडल उसको या तो 4 के लिए देगा या 7 के लिए देगा, दो नहीं दे सकता वो, और ना वो रिजेक्ट करेगा, क्योंकि हमने ये भी नहीं बोला उसको। यस सर, बिल्कुल सही है, हमने बोला है कि भाई 10 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डेटा दे दो मुझे, तो वो 10 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डेटा दे देगा। वो ये नहीं देगा 11वां डेटा नहीं देगा कि यार मैंने इसमें से 20 को हटा दिया है। इट्स अ मशीन लर्निंग, इट्स नॉट अ ह्यूमन। सही है ना? यस सर। वो घर में आपके टिंडे पक गए ना, तो ये नहीं कि आप खाना बाहर जाके खा लेंगे। सर एक हमने मशीन देखी थी, उसमें ना वो जो एप्पल है ना, सेब सर, इनकी जो ना वो प्रेडिक्शन कर रहा था, इनको सॉर्टिंग कर रहा था ना, तो वो काफी स्पीड में जो डैमेज सेब होते थे ना, दागी, तो उसमें ना मशीन उनको साइड पे कर देती थी। तो दैट्स मीन के ज़ाहिर बात है जो साफ वाले होते थे उनको आगे गुजार देती थी और डैमेज साइड पे। तो अगर उसमें प्रेडिक्शन की उसको समझ नहीं आती, जाहिर है या वो उसको साइड पे करेगा या फिर आगे निकाल देगा। ये नहीं कि उसको थर्ड आप प्रोसेस नहीं रोक सकते, आप प्रोसेस नहीं रुकेगा, उसने या तो साइड पे निकालना है या आगे करना है। इसके लिए मेरे ख्याल से हमने एक चीज पढ़ी थी, आप पढ़िएगा, प्रिसिशन एंड रिकॉल। अच्छा, आगे चलते हैं जरा। सर एक बार वो एमनेस्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन करते जो आप बता रहे थे 7 और 4 का। बता भाई, करो भाई, कोई एक्सप्लेन करो।
जी सर, अभी यही तो मैंने मिसाल दी ना, एमनिस्ट वाली मिसाल दी, जो एप्पल है या उसको आगे वो नहीं दिखा देते हैं। एमनिस्ट की बात जैसे हम कर रहे थे 4 और 7 वाली, तो अगर कोई 7 है जो 4 से भी मिल रहा है, तो वो उसको ये नहीं बोलेगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स है इसको हटा दूंगा, और वो आपको बताएगा कि यार दिस इमेज हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। 10 आउटपुट ही मिलेंगे, 11वां नहीं मिलेगा कोई। आप समझ रही हैं समझ इस बात को? नहीं सर। आपके जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो आपको जो है वो सॉफ्ट मैक्स के बदले में आपको 10 प्रोबेबिलिटी देगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सबसे कम किसकी प्रोबेबिलिटी कम है। दैट्स इट। इसके अलावा यानी कुछ भी नहीं 7 और देगा। 4 में से जो उसको ज्यादा करीब लग रहा होगा वो बता देगा वो आपको। वो दे देगा। लेकिन वो अगर कभी आपने जो है वो किसी की तस्वीर लगा दी, मिसाल के तौर पर मुर्गी के बच्चे की तस्वीर लगा दी, तो उसको भी कोई ना कोई नंबर एलोकेट कर देगा। वो ये नहीं बताएगा कि इसमें से 4 तस्वीरें हमने रोक ली है क्योंकि हमें समझ में नहीं आई। अच्छा। हाँ, जैसे आप एक बच्चे को बोलते हैं कि भाई होमवर्क करना है, तो या तो वो होमवर्क करके देगा, गलत करे सही करे होमवर्क करके देगा जरूर। वो ये नहीं बोलेगा कि सर मेरी कॉपी गुम गई या मुझे सवाल समझ में नहीं आया। इस तरह की बात नहीं होगी। आपके पास एक आउटपुट आएगा। जैसे भाई ने अभी ये मैसेज आपको समझाया कि भाई एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो खराब एप्पल्स को हटाता है और सही को आगे जाने देता है। इस प्रोसेस में कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। सही। तो आप इसमें ये गड़बड़ हो सकती है कि वो सही वाले को खराब में डाल दे या खराब वाले को आगे जाने दे, मगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक। अच्छा, वही हमारा रूल है कि हम जो है वो टेस्ट और ट्रेनिंग अलग अलग देंगे और डेटा को। सही है जी। ये भी पैकेज है कैरस के अंदर, लेकिन आप अलग से भी उठा सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास, हमने ये देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1000। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट क्या डाला है यहाँ पर, ये जरा समझ लें, बल्कि पढ़ लें, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले पढ़ लें आप लोग क्या है ये। हाँ भाई, समझ में आ गई बात? कोई सवाल हो जी तो सर। कर ले। किसी के जहन में कोई सवाल है? ये बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि आप लोग चुप रहेंगे तो मैं क्या करूंगा कि इस तरह यूं यूं करके पूरा चैप्टर ही खत्म करा दूंगा। रेयर वर्ड्स विद सर सर, ये थोड़ा बता दें। क्या कह रहे हैं? सर जैसे हाँ बोले। अगर देखें आपके जहन में सवाल नहीं है, फिर भी आप तसरा करना चाहते हैं सर मेरी समझ में ये आया, तो भी बता सकते हैं। सर जैसे इसमें ये कहना चाह रहा है कि वो जो मेन कॉमन वर्ड्स होंगे उसको ये लेगा, और बाकी जैसे इज हो गया, आ हो गया, मेरे ख्याल से उनको वो कंसीडर नहीं करेगा, ऐसा कहना नहीं, चाह वो रहे करेगा, इस एमआर को करेगा, रेयर वर्ड्स नहीं करेगा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरेंस वर्ड इन द ट्रेनिंग। हैं? बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स को ले लेगा, जो एक आध बार आया उन्हें छोड़ देगा। हाँ, जो रेयर वर्ड यूज होते हैं, असल में इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। उस डिक्शनरी के हिसाब से ये उस डिक्शनरी के हिसाब से डेटा को जो है वो प्रोसेस करेगा। तो उस डिक्शनरी के अंदर जो कुछ वर्ड जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जो कभी कभार यूज होते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल, उनको हो सकता है ये रेयर वर्ड में डालकर ना ले। डिपेंड करता है। मैंने भी डिक्शनरी नहीं देखी, तो मैं आपको इस पे, अगर हम ये जूम कर रहे हैं कि ये इस तरह के जो रेयर वर्ड है कभी कभी यूज होता है ना, शिजोफीनिया, ठीक है, या सर कौन इस सी तरह के। डिक्शनरी जो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है डाटा, वो वाली? हाँ, इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमने एक डिक्शनरी, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग इसके साथ इसको इस क्लास से खत्म होने के बाद अगर आधे घंटे तक बैठ के इसके ऊपर काम करेंगे तो इसको बड़ा फायदा होगा आपको। अच्छा, द वेरिएबल ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा लिस्ट ऑफ रिव्यूज। आप देखें इसके अंदर ट्रेन डेटा, ये 0 के अंदर देखें यहाँ नंबर पड़े हुए। इस नंबर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिक्शनरी की मदद से इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर
कैसे कन्वर्ट किया होगा? मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है विद वेक्टर डेटा मैनेजेबल साइज, तो मैंने क्या किया, विद उठाया और विद को चेक किया डिक्शनरी में कहाँ लिखा हुआ है विद, तो वहां पर पता लगा कि डिक्शनरी के अंदर 22वीं पोजीशन पर विद लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लाकर 22 लिख दिया। सही है। एक जगह पर वेक्टर है, अब वेक्टर डिक्शनरी की 10,000 वर्ड की डिक्शनरी है ना, तो अब ये वेक्टर जो है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर 9078 की पोजीशन पे आया, तो मैंने यहाँ पर 9078 लिख दिया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको मिसाल सर के तौर पर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। हाँ मैं करके दिखाता हूँ ना, जैसे ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट है, विद वेक्टर डेटा ऑफ, तो अब मैंने क्या किया, अब विद को मैंने डिक्शनरी में चेक किया तो मुझे पता लगा विद जो है, क्योंकि डब्ल्यू आखिरी में आता है, तो ये 9435 पोजीशन पे मौजूद था। सही है। अच्छा, वेक्टर कहाँ पे मौजूद था भाई? वेक्टर मुझे पता लगा कि वेक्टर जो है क्योंकि वी से आता है तो थोड़ा पहले ही होगा, तो ये 8345 पोजीशन पे मौजूद था। डेटा जो है वो मौजूद था 1250 पोजीशन पर। सही है। ऑफ जो है वो 5003 पोजीशन पे मौजूद था। मैनेजेबल जो है वो 4800 पोजीशन पर मौजूद था। ठीक है। और साइज जो है वो 8950 पोजीशन में मौजूद था। तो मैंने क्या किया कि इस रिव्यू को इस तरह उस नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। सर एक एक्सेल में अगर छोटी सी वो बना लें 10 वर्ड्स की सिर्फ बना लें। ये बनाई है ना, ये मैंने, ये एक्सेल लग गया ना ये आपका। ठीक है जी। सही है। ये आपके वर्ड है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, मतलब लाइक आप जो कर रहे थे वो। अब अभी देखिए हो रही है, ये नंबर नजर आ रहे हैं, जी अभी अब देख रहे एनोटेशन ये नंबर आता आ रहे हैं, यानी कि मैं यस सर अब यहाँ नजर पर आ रहे हैं। विद की जगह आपके ऊपर 9435, वेक्टर की जगह के ऊपर 8345। अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी में जा जाके ढूंढता हूँ कि डेटा कहाँ लिखा हुआ है। पता लगा डेटा जो है वो 1250 पोजीशन पे लिखा हुआ है, तो मैंने 1250 उठा दिया। ऑफ जो है वो 5003 पोजीशन पे था, मैंने 5003। मैंने बजाय ये कि उस वर्ड को मैं लिखूं, मैं उसकी पोजीशन यहाँ पे लाके लिख देता हूँ। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? जी सर आ रही है समय सर बात। समझ में आ रही, जबरदस्त। अच्छा, तो अगर आप चाहें तो आप इसको ये वाला चीज भी करके देख सकते हैं कि आप ट्रेन डेटा के जीरो में देखें तो वो आपको बताएगा कि भाई उस वर्ड में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह लेबल के अंदर भी यस या नो या पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह लिखा हुआ है 0 या 1। ये हमें पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये आउटपुट है ना सर? हाँ, नहीं, ये हम मशीन लर्निंग में हमें नंबर चाहिए होते हैं। समझ में आ रही है बात ये हमारी? मशीन लर्निंग में हमें क्या चाहिए होता है? नंबर। तो हम जो है इसको चला के भी देख लेते हैं। जब तक ये लोड होगा, ये एरर आएगा, हम आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं थोड़ी सी। अब देखें इसके अंदर अगर हमें डिकोड करना है तो हम कैसे डिकोड करेंगे। यानी हमें अगर ये हमें ऐसी एक टेक्निक बताई गई है कि अगर हमें दोबारा इसको, हमने तो नंबर में कन्वर्ट करके डेटा स्टोर किया हुआ है, इसको अगर हमें दोबारा इंग्लिश पे लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे।
अब जैसे हमने पहले भी देखा था ना, ये मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे, ये हटा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर जाकर डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास वर्ड इंडेक्स की है, जो कि मेरे पास कहा IMDb, मेरा जो चला के देखते हैं इसको, IMDb इंपोर्ट किया हुआ है बिल्कुल। अच्छा, ये IMDb कहाँ से आया, मैं यही देख रहा था कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया डेटा सेट में से IMDb के अंदर वर्ड की इंडेक्स जो है वो मौजूद है। सर ये गेट वर्ड इंडेक्स एक्चुअली मेथड है जो कि मतलब इसको हाँ, कॉल वर्ड की, आप जैसे मैं वर्ड इंडेक्स के अंदर से अगर मैं बोलूंगा, देखते हैं आप निकाल के ला रहे हैं, ला रहा है। कि एरर डेटा इसमें मौजूद नहीं है। तो ये देखें वर्ड इंडेक्स में क्या लेकर आ रहा है 8305, यानी कि इस डिक्शनरी के अंदर डेटा के आगे क्या लिखा हुआ है 8305, यानी कि ये डेटा जो है वो 8305 की पोजीशन पे मौजूद है। गॉट इट और नॉट इट? गॉट इट सर। Yes, बाकी sir. सबको समझ में आ गया ना? अच्छा, जबरदस्त। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, ये कुत्ते जो इधर से उधर जा रहे हैं तो ये आप लोग देखते रहें और बीच में पानी वानी पीते रहा करें ताकि नींद नहीं आए, क्योंकि अक्सर क्लास लेते वक्त और क्लास पढ़ाते वक्त भी नींद आपको आ सकती है। ये सर वैसे है कि एक आपकी स्क्रीन पे आते हैं, हम जितनी बार भी ये टेंसर फ्लो हम जितने स्टूडेंट्स ने किया, किसी के कुत्ते आते नहीं है। अच्छा, लेकिन आप लोगों को विजिबल होते हैं? नो सर, अभी तो हमें तो शो हो रहे हैं सर आपकी अभी तो हो रहे हैं ना? हाँ, मैं सोच रहा था कि मतलब अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मेरी स्क्रीन के ऊपर कुत्ते क्यों आ रहे हैं। खैर, लेकिन ये आते हैं ना। सिर्फ आपकी स्क्रीन पे आती हैं सर ये। अच्छा, चलो, अच्छा वो बता दिया, मैं चेक करूंगा। अच्छा जनाब, तो मैंने क्या किया है कि वर्ड इंडेक्स और ये वाला काम मैंने कर लिया है, और मेरे पास वर्ड इंडेक्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और मैंने एक उसमें निकाल के भी देख लिया है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर यूं करके यूं छापा, ठीक है, और इसको मैंने कर लिया। अब देखो मैं इसमें कर क्या रहा हूं, इसको हम उल्टा लेके चलते हैं ना। ये एक लिस्ट कंप्रीहेंशन है जो आप लोगों ने Q1 के अंदर पढ़ी होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। वर्ड इंडेक्स की टाइप क्या है पता है ना आपको? क्या टाइप वर्ड इंडेक्स क्या है, आपको किसी को आइडिया है? डिक्शनरी है सर। डिक्शनरी है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख लें टाइप डिक्शनरी का। डिक्शनरी है। तो अब डिक्शनरी के में से हम क्या निकालेंगे, आइटम निकालेंगे। आइटम्स के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या होती है, की और वैल्यू। ये वाली चीज जो है ये की है, वैल्यू। जो मुझे आउटपुट मिला था इसके अंदर वो इसकी वैल्यू है। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं। मैं की को उठाता हूं और वैल्यू में लिख देता हूं, और वैल्यू को उठाता हूं और की में लिख देता हूं, और एक नई डिक्शनरी मैंने बनाई, और उस डिक्शनरी का नाम मैंने क्या रख दिया, रिवर्स इंडेक्स डिक्शनरी। इस पे किसी को कोई एतराज है? हाँ सर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप किसी को डिक्शनरी का नाम लिखकर कोई की दूंगा तो वो नंबर होगी, यानी कि अब मैं जो हूं वो 8305 लिखूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, डेटा। डेटा रिटर्न। वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। सही है। तो इसने क्या किया कि डिक्शनरी हमारी, हम डिक्शनरी में से की देकर वैल्यू उठा सकते हैं, वैल्यू देकर की नहीं उठा सकते। उसकी भी जुगाड़े होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छी जुगाड़ ये थी कि हमने रिवर्स बना ली, जिसके अंदर हमने की को वैल्यू में डाल दिया, वैल्यू को की में डाल दिया। अब हमारे पास एक उल्टी डिक्शनरी आ गई है जिसमें जब हम नंबर देंगे तो हमें वर्ड मिल जाएगा, और उसके बाद जो है हम किसी भी रिव्यू को डिकोड कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
I-3 क्वेश्चन मार्क फॉर I इन ट्रेन डेटा 0। ये मैंने ट्रेन डेटा जो है वो एक रिव्यू लिया और रिव्यू के अंदर से एक वर्ड उठा लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसमें से I-3 किया और उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया और उसको रिवर्स करके ज्वाइन किया तो मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा। तो ये आपके पास पूरा टेक्स्ट आ गया। असद ये I-3 का याद आ रहा है क्यों हमने लिखा था? -3 लेने के लिए लिखा था। यानी I का जो भी नंबर होगा उसमें से क्या कर देंगे हम 3 माइनस कर देंगे। ना ना जी सर। सर इसके करने की वजह क्या? कैसे करें? क्यों करेंगे असद, याद आ रहा है? नहीं फिलहाल तो नहीं, देखना पड़ेगा कोड। सर ये 3 इसके जो बेसिकली रिजर्व इंडेक्सेस हैं, बुक में भी लिखा हुआ। बस सही है। तो यहाँ पर शायद लिखा हुआ होगा। कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये है सर, एक सैंपल था। ये सर राइट साइड पे लिखा हुआ है, ये डिकोडेड रिव्यूज। ये हाँ, आर अफेक्टेड बाय, यार मैं भूल जाता हूँ ये बार बार। 3 because 0, 1 and 2 are reverse indexes for padding, start the sequence and unknown. रिजर्व और ये रिजर्व इंडेक्स है सर, 0 1 और आई रिजर्व। तो आपकी उसमें से वो क्या कर रहा है, आई में से 3 मांग रहा है। अगर इस कोई मतलब अगर फर्ज करें कि अगर पैडिंग आ गया, यानी कोई नंबर आया, कोई भी नंबर आया और वो उसमें से 3 माइनस किया तो उसको उसने किससे कंपेयर कर लिया? क्वेश्चन मार्क से। तो ये यहाँ पर देखें कीवर्ड है, तो इससे क्या होगा कि ये पैडिंग और स्टार्ट वगैरह इसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी आपके पास डेटा आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने को ये हाँ क्या कह रहे हैं? ये पैडिंग क्या चीज है? ये कीवर्ड है, यानी कि 3 कीवर्ड है, पैडिंग, सीक्वेंस और अनडाउन। ये 3 कीवर्ड है जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए इन तीनों को जो है आपने यूज नहीं करना है। आपकी जो हमेशा जो रिव्यू स्टार्ट होगा वो 3 का मतलब है रिव्यू का पहला वर्ड। अच्छा सही है। हर इंडेक्स के अंदर वो तीन जो शुरू के 3 एलिमेंट हैं वो रिजर्व कर लेता है अपने पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस रिव्यू के अंदर कोई एलिमेंट स्टोर करेंगे तो वो 4th पोजीशन से करेंगे। सर एक बात इसमें समझ आती है, देखिए नोन में कह रहा है कि अगर कोई चीज है ना, मतलब उसको समझ नहीं आएगी तो वो उसको उसकी जगह पे वो सवालिया निशान आ जाएगा। मतलब एक इंडेक्स तो वो हो गया। सर आई में फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? आई में अगर देखो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ ना आपको। ये यहाँ पर हम करते हैं वर्ड इंडेक्स रिवर्स वर्ड इंडेक्स को मैं यहाँ नीचे लेकर आता हूँ। ये ठीक है। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि ये हटाया मैंने और आई की जगह पे लगा दिया मैंने 3। ओके, तो मेरे पास आंसर क्या आया? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने यहाँ लगाया 4। अब आंसर क्या आ रहा है? अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लगाया है 0, क्वेश्चन मार्क आया। ठीक है, 1 क्या मसला है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3 तक वो क्वेश्चन मार्क दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 4 लगाता हूँ वो मुझे बता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई की कोई भी वैल्यू होगी माइनस करूंगा, आई की कोई भी वैल्यू होगी उसमें से मैं 3 माइनस करूंगा। ठीक है, और अगर वो 3 से छोटा होगा, यानी कि वो 0 से छोटा होगा, मेरे ख्याल से इसको चेक कर लेते हैं। अगर वो 0 से छोटा हो तो यहाँ पे अगर मैं 0 लगाऊंगा तो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, -1 आएगा तो अगर वो 0 आ गई या 0 है तो या वो नेगेटिव नंबर में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन नेगेटिव नंबर लगाया ना मैंने आपके प्रिय। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख रहा हूँ, नेगेटिव -900 या 99 कर लो, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? क्वेश्चन साइन क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ तब भी क्या आएगा? क्वेश्चन आ गया। और अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा क्या होगा?
क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं, क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो गेट का जो मेथड है, गेट का मेथड कंपेयर करता है, अगर ये 0 या उससे छोटा होगा तो क्वेश्चन मार्क देगा, वरना वो वही वैल्यू आपको दे देगा जो उस जगह पे इंडेक्स की जगह पर होगी। ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये, तो आप ये जाके देख सकते हैं पाइथन डिक्शनरी गेट मेथड। ठीक है, ये आपका गेट मेथड की पूरी डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखें क्या लिख रहा है, ऑप्शनल अ वैल्यू टू रिटर्न इफ स्पेसिफाइड की डज नॉट एग्जिस्ट, डिफॉल्ट वैल्यू नन। यानी कि अगर मैं नॉर्मली तौर पर, जो आपने शायद पढ़ा होगा, उसके अंदर हम जो है वो क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1, यानी कि गेट का ये डिफॉल्ट गेट का वो है सिंटैक्स है, सही है। लेकिन इसके अंदर गड़बड़ क्या होती है कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -900। अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आपके आ पास जाएगा, एरर आ जाएगा। मतलब वो उसने कुछ भी नहीं दिया आपको, डिफॉल्ट का मतलब है नन, यानी अगर इंडेक्स नहीं होगी, इंडेक्स के अगर वो वैल्यू, इस इंडेक्स के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इसके अंदर एक चीज जो ऑप्शनल है वो ये है कि मैं उसके अंदर कुछ भी डाल दूं, जैसे मैं आप जो है वो यहाँ पे लिख दूं x, तो अगर कोई वैल्यू नहीं होगी तो x आ जाएगा। तो ये आप इसकी पूरी डिटेल है यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यानी कि ये जो इसके अंदर जो गेट मेथड आप इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी को निकालने के लिए, उसमें एक और पैरामीटर अवेलेबल होता है जो कि ऑप्शनल होता है। अगर आप वो दे देंगे तो वो जब भी आप कोई वैल्यू अगर इंडेक्स में नहीं अवेलेबल होगी तो वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो है अगर आप नहीं देंगे तो वो नन रिटर्न करेगा। तो ये वाली चीज जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल की। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये 0 से छोटा हो, मतलब मैं अगर यहाँ पर इसको दे देता हूँ 12,000 15,000 दे देता हूँ तो क्या होगा, 15,000 है इसमें। अरे 10,000 नहीं थे हमारे पास बस? अभी हमने निकाले नहीं थे इसमें से, अभी हमने इसमें से वो प्रोसेस नहीं किए इसके अंदर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर पूरे के पूरे वही 20,000 जो है ना वो मतलब वो सारे के सारे डिक्शनरी के डेटा मौजूद है। अभी हमने वो प्रोसेस नहीं किए, मतलब वो हमने अलग की नहीं किए। यह देखें ना, यहाँ पर उसने कहा है कि आप ऐसा करें निकाल लेंगे, लेकिन अभी हमने निकाले नहीं है। इस डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, लेकिन हम इसमें से निकालेंगे अभी आगे चल के हम निकाल लेंगे इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सब लोगों को? सर ये कहानी समझ आई, एक छोटी सी कंफ्यूजन है सर। क्या? ये अगर वो माइनस में जाएगा तो उसको अगर कोई वर्ड, जो जिस जगह पे कोई वर्ड नहीं होगा तो वो वहां पे कुछ भी शो नहीं करेगा। माइनस के डिक्शनरी में माइनस वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा नंबर दे दूंगा, क्या दे दूंगा, कोई भी ऐसी की दे दूंगा जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाला दे देगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वो वैल्यू दे देगा। और सर क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, किस कंडीशन में आएगा? जिसका इंडेक्स मौजूद नहीं होगा, जिस इंडेक्स पे कोई डाटा मौजूद नहीं होगा उसके लिए वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे पहले x की जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया होता ना, तो वो जहाँ वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी तो वो फिर उसको क्वेश्चन मार्क दे देगा। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू देंगे वो दे देगा। कुछ भी लिख सकते हैं इस जगह पे, क्वेश्चन में जो लिखेंगे वही आ। if the given key not found in dictionary क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज सही है भाई? यस सर। सर क्या हम क्वेश्चन मार्क की जगह की नॉट फाउंड लिख सकते हैं? जो आपका दिल चाहे लिख दो। अच्छा, और आगे चले? यस सर। सही है ना। इसी तरह लेबल्स, तो ये तो पता ही समझ में होंगे, लेबल्स के अंदर 0 या 1 लिखा हुआ है और ये आपने की जो है वो रिवर्स कर ली, सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर आपको 2-3 काम करने हैं।
एक तो है पैडिंग और वन हॉट कोडिंग। पैडिंग का मतलब क्या है कि आप जो है वो डेटा की लेंथ सेम रखेंगे, और वन हॉट कोडिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम हर नंबर के बदले में वन हॉट कोडेड नंबर बताएंगे। तो देखो यहाँ पर यही वाली चीज हो रही है, डिफाइंड वेक्टराइज सीक्वेंस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो दोनों काम हो रहे हैं इनको हम कहते हैं वेक्टराइजेशन। वेक्टराइज सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमने क्या किया, इसके अंदर सीक्वेंस दिया और डायमेंशंस दी 10,000। रिजल्ट्स को हमने क्या दिया, NP zeros, लेंथ ऑफ सीक्वेंस और डायमेंशंस फॉर सीक्वेंस इन इंटरमीडिएट सीक्वेंसेस। रिजल्ट्स के अंदर हम I कॉमा सीक्वेंस के अंदर हम क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ये वाली यहाँ तक बात समझ में नहीं आई हो तो पूछो। सर इसमें ये बताएं कि एक फंक्शन बना रहे हैं ये वेक्टराइज सीक्वेंसेस का, इसमें ये सीक्वेंसेस हैं वो लिस्ट उठ के यहाँ पे आ रही है। हाँ देखो, जो सीक्वेंसेस है ये पूरा डेटा आपके पास उठ के आ रहा है ना, ये ट्रेन का डेटा है। ट्रेन डाटा की जो डिक्शनरी बनी हुई है वो आएगी। नहीं, ट्रेन डेटा क्या बना हुआ है चेक करो ना, यहाँ पर पीछे आप लोगों के पास भी किताब खुली होनी चाहिए ना, ताकि आप लोग देख सको। ट्रेन डेटा जो है वो आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है। ट्रेन डेटा जो है वो आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल एरे है। कैसे पता करेंगे कि क्या है ट्रेन डेटा? ये 1 डायमेंशनल एरे है आपके पास। जी सर, अब इसको वन हॉट कोडिंग करनी है सर। इसकी वन हॉट कोडिंग करनी, इसकी वन हॉट कोडिंग बड़ी ही आसान है। आपने क्या किया, एक फॉर का लूप बना लिया। वो क्या करता है कि सबसे पहले एक आपका एक उसमें से रिव्यू उठाता है। मिसाल के तौर पर वो क्या उठाएगा, वो 0 उठाएगा। वो ट्रेन डेटा का एक 0 उठाएगा, एक वैल्यू उठाएगा। ये नंबर्स है ना, इन नंबर्स के हिसाब से वो क्या बनाएगा, एक एरे बना देगा। ये तो, और ये चेक करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ है, इस सीक्वेंसेस की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास, जो ये जो ट्रेन डेटा है इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 25,000 है। 25,000 है। सब लोग इस पे अग्री है? तो क्या मैं प्रिंट करके दिखाऊं? ठीक है सर। $25,000 है। 25,000 को, और मेरे पास डायमेंशन कितनी है, 10,000। 10,000। तो मैंने एक एरे बना लिया जिसका डायमेंशन कितनी है, 10,000 बाय 25,000। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, अभी ठीक है, 2 डायमेंशन एरे है जिसके अंदर हर रो के अंदर 10,000 एलिमेंट है। जी ठीक, सही है। उसके बाद मैंने अब ये लूप चलाया, उसके अंदर मैंने कहा है कि भाई आई, यानी कि वो जो मेरा एलिमेंट पे चल रहा है आई, और प्लस उस सीक्वेंस का जो अपना नंबर है वो नंबर क्या है। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर है 43। तो हमारा लूप चलेगा और वो चेक करेगा कि 40, ये वाला लूप चलेगा और इसके अंदर से हमारे पास एक एलिमेंट उठा के लेकर आएगा। जरा गौर से देखना मेरे दोस्तों कि हमारे पास इस सीक्वेंसेस में से, यानी ट्रेन डेटा में से एक नंबर उठकर आएगा, यानी कि 43। 43 कहां पर उठकर आ गया, इसके अंदर 43 तो उठकर आ गया, लेकिन 43 किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, वो पोजीशन इस फंक्शन से उठकर आ रही है। ये फंक्शन हमें बताता है कि सीक्वेंसेस के अंदर जो वो एलिमेंट उठा के आ रहा है वो किस पोजीशन पर है। तो इसके अंदर मेरा सबसे पहले जो नंबर क्या है, उसका इंडेक्स नंबर। हाँ, अब इसका मतलब है जब सबसे पहले लूप चलेगा तो ये 1 उठाएगा। क्या उठाएगा ये? 1 को उठाएगा सर, जो फर्स्ट होगा। हाँ, 1 को उठाएगा और 1 के बाद क्या करेगा, आई की पोजीशन पे जाएगा। आई की पोजीशन पे 0 है। 1 किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है? 3 पे।
1 यहाँ पर 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, राइट सर। ठीक है, क्योंकि वो हमने सिर्फ रिवर्स इंडेक्स बनाई हुई है। तो हम वैसे नॉर्मली तौर पर हमारा जो मतलब डेटा है वो 1 पोजीशन पे पड़ा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो 1 जो है वो हमने उठाया जो 0 पोजीशन पे मौजूद है, और उस 1 को या 0 पोजीशन को 0 पोजीशन के ऊपर मैंने लिख दिया 1। 0 की कौन सी पोजीशन पे मैं लिखूंगा? 0 की मेरे अपने एरे के अंदर 0 रो के 0 कॉलम के ऊपर जाऊंगा और वहां क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। नहीं समझ में आई बात? सवाल तो कर लो यार। लेकिन सर इसमें तो हमने ये नहीं कहा कि जो फर्स्ट जो होंगे इंडेक्स वो हमारा जो 0, 1 और 2 होगा तो वो रिजर्व्ड है सर। नहीं देखो, आप तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पहले इसको समझोगे उसने क्या किया कि आपके पास वो वैल्यू, हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें वो रिजर्व वर्ड है, लेकिन हमने उसको जब रिवर्स करना होगा तब हम यूज करेंगे। वैसे हमें उनको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप जो है जब प्रोग्राम समझ रहे हो ना, तो ये मत समझा करो कि यार जो 1 नंबर है ये तो मेरा लकी नंबर है। आप सिर्फ प्रोग्राम को समझो। प्रोग्राम ये कह रहा है कि वो क्या करेगा, 0 पोजीशन से एक वैल्यू उठाएगा और वो क्या है? 1, ठीक है। और 1 के लिए वो क्या करेगा कि उस पोजीशन पे जाकर, यानी कि इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है तो ये 0 की 1 पोजीशन पे जाकर, सीक्वेंस के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 की 1 पोजीशन पे जाकर 1 लिख देगा, बाकी जगह पे 0 पड़े हुए। राइट सर, आगे ठीक है? जैसे वन हॉट कोडिंग में आपने एक हाँ, करके 1 हॉट कोडिंग ही यही है। जैसे नहीं, ये 1 हॉट कोडिंग ही हो रही है। जी सर, जैसे पहले आपने एक बार करके दिखाया था। हाँ, अब इसी तरह 14 पोजीशन पे पहुंचा। अब इसने क्या किया, अब जो है ये यहाँ पर ये जो आई की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? 1। तो ये 1 पोजीशन पे जाएगा और 14th पोजीशन पे जाकर 1 रो की 14th कॉलम पे जाके क्या लिख देगा? 1 लिख देगा, बाकी जगह पे 0 पड़े हुए हैं। उसके बाद ये दोबारा आगे आया, इसने 22 पोजीशन पे पहुंचा। अब ये यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके हिसाब से 2 हो जाएगी, 0, 1 और 2। तो ये सेकंड रो के 22वें कॉलम पे जाकर लिख देगा 1, और बाकी जगह पे 0 तो पहले से मौजूद है हमारे पास। जी, बाकी फ्रंट पे भी 0 हो जाएंगे, उससे बाद कोई होंगे तो वो भी 0 हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं। देखो ये हमने यहाँ पे जो अपना नमपाई का एरे बनाया है उसको हमने इनिशियलाइज 0 से कराया है। राइट सर। तो उसमें 0 पड़े हुए हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, जिस जगह पे हमारी वैल्यू मौजूद है उस जगह पे जाकर 1 कर देना है, बाकी जगह पे 0 पड़ेगा। ये 1 हॉट कोडिंग हो गई है। राइट सर, आगे समझ सारी। ठीक है जनाब। तो ये आपकी 1 हॉट कोडिंग हो गई है। अब आपकी कहानी इजी हो गई है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर वेक्टराइज करना है। इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा कि हम जो है वो अपने डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट के अंदर। इंटीजर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? फ्लोट में। फ्लोट में कर दिया है। बस उसके बाद जो है, हाँ बोले सर, फ्लोट में कन्वर्ट करने की क्या रीजन थी सर? हाँ, कैलकुलेशन हमारे लिए इसमें इजी हो जाएगी, क्योंकि जो टेंसर है हमारा, जो हमारा एल्गोरिथम है, वो डेटा को फ्लोट में ही प्रोसेस करता है। तो आप डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। ये आपकी इसकी प्री प्रोसेसिंग जो है हमारी जो साइज है इंक्रीज नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल डेटा का साइज इंक्रीज बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें जो है उसको फ्लोट 32 में करना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अच्छा यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो हम यहाँ पर डेटा नहीं कर रहे, लेबल्स कर रहे हैं। डेटा तो पहला वेक्टर, हाँ डेटा जो है वो हमारा ऑलरेडी वेक्टराइज है। हम यहाँ पर लेबल्स को जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, x10 और x-test को। जी सर। अच्छा, वो इसलिए कर रहे हैं कि मे बी जो डेटा है वो शायद टेक्स्ट में भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं।
सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है। टाइप होता है क्या होता है, क्या मुझे पता करना हो कौन सी टाइप में है डेटा, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं भाई ये पता करने के लिए, टाइप पता करने का। डी टाइप डाटा टाइप। डी टाइप, ठीक है, ये इंटीजर में है और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम पहले भी ये पढ़कर आ चुके हैं, शायद पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि डेटा जो है वो हमारा फ्लोट में होना जरूरी है टेंसर फ्लो के लिए, नंबर्स, तो हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, द इनपुट डेटा इज वेक्टर एंड लेबल्स आर स्केलर 0 and 1. This is the easiest setup you will ever encounter. The type of network perform well. The problem is simple. Mistake of fully connected reload extension. The argument is being passed on each dense layer. 16 is the number of hidden layers of a layer. The hidden units is a dimension of the representation of the space of the layer. You may remember from the chapter 2. This having 16 hidden layers means the weight matrix W would have shape W into dimension 16. The dot product will be produced 16 dimensional representation, and then add the Bayes vector and apply the ReLU operation. You can intuitively understand the dimensionality of the representation spaces, how much freedom you are allowed to network to have when learning internal representation. Having more hidden units, high dimensional spaces allow your network to learn more complex representation, but it makes the network more computationally expensive and may lead to the learning unwanted patterns that you will improve performance on the training data, but not on the test data. There are two key architecture decisions you made about the stack of layer, how many layers to be used and how many hidden layers to be used. In chapter your formal principle guidelines, ठीक है, 2 intermediate layers हमारे पास जो है वो 16 यूनिट की ईच है. थर्ड लेयर वुड आउटपुट द स्केलर प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द सेंटीमेंट ऑफ द करंट रिव्यू. अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल पूछना है तो पूछे मेरे ख्याल से, लेकिन हम या फिर आगे जा सकते हैं. एक क्वेश्चन है सर. एक तो इसमें वो कह रहा है कि हिडन यूनिट्स, मुझे ये बताएं कि हिडन यूनिट ये वो नोड्स को कह रहा है? नोड्स को कह रहा है. अच्छा, दूसरी बात वो कह रहा है कि इसमें जो आपके पास वो 16 हिडन यूनिट्स हैं, तो उसको वो कह रहा है कि हमारे पास जो वेट मैट्रिक्स होता है डब्ल्यू को, उसके साथ वो डॉट प्रोडक्ट करना है इनपुट को. ठीक है. तो इसमें ये नोड्स के हिसाब से कैसे उसको मतलब वो मल्टीप्लाई करता है, ये बात उसने जो यहाँ से मतलब एक स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करें आप अपनी स्क्रीन को, तो वहाँ पे है हैविंग 16 हिडन यूनिट्स मींस द वेट मैट्रिक्स विल हैव. सही है. 16. तो डॉट प्रोडक्ट विद W will project the input data onto a 16 dimensional representation space. इस बात का क्या मतलब है भाई? जैसे यहाँ ये जो हमारा इनपुट डायमेंशंस है हमारी, उसको हमने 16 हिडन यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है. तो जब हमारा जो आउटपुट होगा उसके अंदर हमें एक जो आउटपुट एरे मिलेगा वो 16 डायमेंशन का होगा. मतलब बारी बारी हम देखते हैं ना इसको, मैं इसको यहाँ पर हाँ मिसाल के तौर पर हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे यहाँ पे जाएंगे ना. अब मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे इसको ले लेते हैं, ये वाली को. अब इसके अंदर कितनी नोड है? मिसाल के तौर पर 60 है. जी सर. कितनी है इसमें? 60 है. तो इसमें से 60 के अंदर ये टोटल इस नोड से कितने आउटपुट निकलेंगे? 60 निकलेंगे. 60 निकलेंगे ना. और मेरे पास इनपुट का जो एरे आ रहा है वो जो एरे है उसकी जो अपनी डायमेंशन है वो 30 है जी. तो जब यहां से जो आउटपुट आपको निकलेगा वो 30/60 का होगा ना. जी जी. जो मेरे पास आउटपुट निकलेगा वो 30/60 का होगा. अगर यहाँ पर जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूं उसकी जो डायमेंशन है वो 10 है, तो मेरा आउटपुट निकलेगा 10/60 का. सही है. सही है. अब यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि आप जैसे आगे वाली लेयर पे 30 हिडन है. कितने हिडन है? 30. इसका मतलब ये हुआ यहाँ से एक जो एलिमेंट है वो 30 में चला जाएगा. सही है. अब इस तरह जो एक जो एलिमेंट है यहाँ से एक जो नोड से आउटपुट जो निकल रहा है वो 30 के अंदर जाएगा. ठीक है ठीक है. सही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एक यहाँ से जो इनपुट है वो जब इसके अंदर पहुंचेगा तो वो
10/30 होगा। और जब यहां से आउटपुट निकलेगा तो वो यहां से जब आउटपुट निकल के आगे जाएगा, तो मतलब जो हमारी जो नेक्स्ट लेयर के ऊपर जो डेटा जाएगा वो भी 10/30 का ही होगा। ये इनपुट डायमेंशन 10 है इसलिए 10/30 कह रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो इनपुट डेटा है यानी कि जो हमारी जो x है वो 10 है, तो उसी हिसाब से सारी कैलकुलेशन। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इनपुट डायमेंशन अगर हमारे पास है वो 25,000 इसको ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से 10,000 रखी है ना हमने, कितनी रखी है भूल गया मैं। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली वर्ड मतलब वो 10,000/16 है। हाँ, बस वही हमारे पास यहाँ होगी 10,000 की 10,000 की, तो 10,000/16 की होगी। ये 16 डायमेंशन है सर। 16 डायमेंशन हमारी कौन सी हैं जो ये हमें अरे के अंदर मिलेंगी? ये मैं आपको यहाँ बताता हूँ ना, यहाँ पे कोड में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको रेलो और सेगमाइट फंक्शन जो है वो सब पढ़ाया गया है। अब देखें यहाँ पर जो है आपके पास इनपुट शेप कितना है 10,000, और जब इस 10,000 का इनपुट शेप जो है जब आउटपुट में निकलेगा तो हमारे पास कितने आउटपुट इस लेयर से निकलेंगे? 16 निकलेंगे। 16। तो इसका मतलब है जो हमारा आउटपुट होगा वो निकलेगा हमारी डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय 16। ये चीज उसने यहाँ बताई है, इनपुट डायमेंशन कॉमा 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इनपुट डायमेंशन है 10,000 और हमारा आउटपुट 16 है, तो हमारा जो इनपुट डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई मतलब दो हम अब जो हमारे पास इसका आउटपुट एरे आएगा वो होगा 10,000/16 का। जी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी वो 10,000/16 का ही निकलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने इनपुट डायमेंशन नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि इसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। तो इसका जो आउटपुट है वो है 10,000/16 का, तो इसका जो इनपुट है वो 10,000/16 का होगा। और इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास जो एक्टिव है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आखिरी लेयर के अंदर वो ये कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा, आखिरी लेयर के अंदर वो ये कह रहा है कहाँ कह रहा था? अच्छा खैर वो यहाँ पर नहीं कह रहा, लेकिन शायद आगे दे रहा होगा कि जो हमारी आखिरी लेयर है वो आपको एक आउटपुट देगी जो स्केलर वैल्यू होगी, जो आपको बताएगी कि आपका जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? एक सिंगल वैल्यू होगी। यहाँ पर सिंगल वैल्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंगल वैल्यूज होंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको बता भी रहा है कि वाई एक्टिवेशन फंक्शन, व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शन एंड वाई दे आर नेसेसरी। तो ये पूरी कहानी उसने अपने अल्फाज में लिखी है, मैंने अपने अल्फाज में बता दिया आपको। सर इसका थोड़ा सा रफली ये न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं आप? मतलब इसको कोई थोड़ा सा मतलब डॉट लगा के कर दें। सॉरी हाँ, ये देखो यहाँ पे 16 है ना, इसको 60 को 16 कर दो। अच्छा ये दो तो 16 हो जाएंगे, लास्ट वाला 1 हो जाएगा, ये हिडन 30 लास्ट वाला 1 इसमें लास्ट वाला शायद है नहीं, मैं कोई ऐसा ढूंढता हूँ इसमें लास्ट वाला भी हो ना। अच्छा जैसे ये है। अच्छा ठीक है, अब जैसे इसके अंदर ये इनपुट लेयर, ये हिडन लेयर, आउटपुट के अंदर देखें आउटपुट आपका 1 निकल रहा है। और ये जो मतलब जिस तरह से ये हिडन लेयर बनी खड़ी है इसमें ये फिर सर इसमें एक कंफ्यूजन ये आ रही है कि 10,000 डिक्शनरी वर्ड में 16 उसने डायमेंशन निकाली, 10,000/16 डायमेंशन निकाली है, 10,000 में से 16 ही निकाली है। सर ये दोबारा क्लियर कीजिएगा, ये क्लियर नहीं भाई वो ये कह रहा है यहाँ पर देखे ना, यहाँ पे इसको पढ़े ना, आप इसको पढ़ नहीं रहे ना।
जो 16 डायमेंशन से आउटपुट निकाली है, देखें, द वेट मैट्रिक्स W will have shape, input dimension and 16. The dot product with W will project the input data into 16 dimensional representation space. यस ठीक है, and you would add bias vector B and apply ReLU operation. You can intuitively understand the dimensionality of the representation space and how much freedom you have allowing the network to have when learning internal representation. वो ये कह रहा है कि आप इस वाले प्रोसेस के अंदर, जो मैं यहां पर हूं, यहां पर मेरा जो W होगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी W की? इक्वेशन तो मेरी ये है ना, या ये इक्वेशन है ना मेरी, ये मेरी इक्वेशन। इसमें बताओ W का साइज क्या होगा? हमारे इनपुट का साइज क्या है? 16/10,000। हाँ देखो, सबसे पहले देखो हमारे इनपुट का साइज क्या है? 10,000। अब हमारे पास W की 10,000। टेक्निकली तौर पर अगर हमारे पास एक नोड हो, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड हो, तो हमारे पास W और इनपुट बराबर होने चाहिए, सही है। लेकिन मेरे पास नोड कितनी है? नहीं सर 16 है। तो अब अगर मेरे पास 16 नोड के लिए मुझे अलग, मतलब हर नोड के लिए अलग W चाहिए। मतलब पहली नोड के लिए मेरे पास 10,000 W चाहिए, दूसरी नोड के लिए मुझे अलग वाले 10,000 W चाहिए, तीसरी नोड के लिए मुझे अलग वाले 10,000 W चाहिए, चौथी नोड के लिए मेरे पास अलग वाले 10,000 W चाहिए। हर नोड के लिए मुझे अलग अलग W चाहिए ना। यानी देखो यहाँ पर मेरे पास कितनी नोड है? 1 2 3 और 4, ये मेरी इनपुट है। और मेरे पास ये यहाँ पर कितने? 3 है। ये समझ में आ रही है बात? ये 4 है और यहाँ पर 3 है, तो मुझे W कितने चाहिए? हिडन लेयर में 3 चाहिए। अब देखो ना, इसके लिए कितने W चाहिए होंगे? इसके लिए, इस पहले वाले नोड के होंगे ना इसके, इस नोड के लिए मुझे 4 नोड W चाहिए होंगे ना, क्योंकि मेरे पास 4 इनपुट है। तो 4 तो इसके लिए मुझे W चाहिए, और इसके लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। 4। और इसके लिए कितने चाहिए मुझे? 4। तो 4 4 और 4, यानी कि मुझे 3 मरतबा 4 चाहिए, 3 मरतबा 4 चाहिए। मैं 4/4 4/3, राइट और रॉन्ग? तो हमारे केस में 10,000/16 चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास नोड 16 है, यहाँ पे नोड 3 है तो 3 चाहिए होगी। अगर मैं यहाँ पर नोड अपने वाले को मॉडल करूं कि ये 4 नहीं है बल्कि वही 10,000 है और ये सिर्फ 3 है, तो क्या होगा? मुझे जो W चाहिए होगा वो होगा 10,000/3। अगर इसमें इनपुट लेयर 10,000 है। हाँ, अब मैं यहाँ पे देता हूँ आपको। मुझे बताओ यहाँ पे W कितने चाहिए होंगे? W का साइज क्या होगा? 2 डायमेंशनल W ना, साइज क्या होगा उसका? 4/1। 4/1 सही है। लेकिन यहाँ इस वाले लेयर के लिए मेरे पास W का साइज होगा 4/3, और इस वाले के लिए मेरे पास W का साइज क्या होगा? 3/1 होगा। 3/1 बस यही वाली चीज जो है वो इसको आपको समझाने की वो कोशिश। हाँ बोलो। फाइनल आउटपुट उसमें 1 नोड, फाइनल आउटपुट तो यहाँ यहाँ पर चाहिए ना मुझे। फाइनल नोड तो 1 आ रही है ना, जिसकी आउटपुट 1 है ना। देखो मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ रिक्वायरमेंट, मुझे रिक्वायरमेंट बता, आउटपुट नहीं। यहाँ पर तो मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मेरा एक इनपुट है X, मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी ठीक है, मेरा इनपुट है X, ठीक है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी स्टेरिक क्या है? ये करना है ना मुझे।
यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को बात? मुझे अपने x को w से मल्टीप्लाई करना है। फर्ज करो मेरे x की डायमेंशन जो है वो 1 है, ठीक है? Yes, तो sir. इस जगह के ऊपर इस जगह के ऊपर मुझे कितने w चाहिए होंगे? एक ही W चाहिए होगा। नहीं, मुझे 3 w चाहिए होंगे ना, यहाँ पे भी तो चाहिए, यहाँ पे भी तो चाहिए। एक W चाहिए सर। W मुझे यहाँ पे 3 चाहिए ना, अगर मैं एक W, ये तो एक तो यहाँ हो गया। अब मुझे अगर इसको प्रोसेस करना है तो यहाँ पर भी मेरे पास 3/1 का बनेगा। हाँ, x यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर x है, और मेरे पास जो है वो मुझे इसको w से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये वाला तो मुझे यहाँ पे अलग w चाहिए ना, वो वाला w तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना मैं, सही है? यहाँ पर भी मुझे एक अलग x मल्टीप्लाई बाय जो है वो w चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास नोड जो है वो यहाँ पर 3 है, तो मेरे पास जितने मेरे पास इनपुट होंगे उतने W चाहिए मुझे। यहाँ तक समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है। अब गड़बड़ क्या है कि मैंने यहाँ एज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास x जो है वो 1 डायमेंशनल है। x मेरे पास क्या है? 1 डायमेंशनल है। तो अब अगर एक डायमेंशन होगी x की, तो मेरे पास w की तरह का भी यहाँ पर एक डायमेंशन होगी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा x जो है उसकी 10 डायमेंशन है, तो w की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? 10 ही होनी चाहिए। 10 ही होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास x की डायमेंशन जो है वो 10 है, तो मुझे अब w की डायमेंशंस क्या होंगी? यहाँ पर इस जगह पर 10/10 10/3, क्योंकि एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। 10/1 ये हो गया, 10/1 ये हो गया, 10/1 ये हो गया। तो मुझे यहाँ पर जो है वो w की जो डायमेंशन चाहिए वो होनी चाहिए 10/3। लेकिन इस जगह पर आकर, इस जगह के ऊपर अब कैलकुलेशन होगी। जब कैलकुलेशन होगी तो मेरे पास जो आउटपुट निकलेगा, जिसको मैं a का नाम दे रहा हूं, वो सिंगल होगा। जो मेरा a है वो सिंगल है। लेकिन मुझे a सिंगल निकालने के लिए इनपुट तो उतना ही चाहिए ना जितने वो मेरे पास जो है वो x है। सर ये सिंगल आउटपुट निकालने के लिए ये 3 W, ये जो भी आउटपुट आएंगे इनके नोड से, तो ये क्या डॉट प्रोडक्ट लेगा किस कैलकुलेशन के थ्रू ये सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा? हाँ, ये आपने देखो ये वाली कैलकुलेशन करेगा ना, ये वाली कैलकुलेशन करेगा ना, ये वाली। अब इसके अंदर क्या करेगा? ये W और इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे B प्लस करेगा, और B प्लस करने के बाद डॉट के बाद ये इस पे 0 लगा देगा, और ये आपके पास आउटपुट हो जाएगा। बेसिक, आपको पता है न्यूरल नेटवर्क का बेसिक फार्मूला क्या है? यही वाला है ना? किसी को इस फार्मूले पे एतराज है क्या? नो सर। ठीक है। नो सर। अब इसके अंदर वो ये कह रहा है, अब देखो इस फार्मूले से समझ लो ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, जितने W हैं, जितने X हैं, उतने ही W आ रहे हैं ना। यानी इसके अंदर ये कह रहा है भाई X1 से लेकर Xn तक, फॉर एग्जांपल 10,000 इनपुट है, तो W कितने बन रहे हैं मेरे पास? 10,000 बनेंगे। 10,000 बनेंगे। अगर फर्ज करो कि ये X की डायमेंशन 10 होगी, अब कितने कितने W चाहिए आपको? 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000। X की डायमेंशन 10 है, लेकिन X मेरे पास 10,000 है। ठीक 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 है, तो मेरे पास हाँ, लेकिन जब वो यहां से गुजरेंगे तो यहाँ पे देखो सम हो रहा है। जी सर। तो मेरे पास जो आउटपुट निकलेगा वो सिंगल होगा। यस सर, क्योंकि एक ही नोड है यहाँ पर। हाँ, तो आप इनपुट को आउटपुट के साथ मिक्सअप मत करें।
तो यही वाली चीज जो है वो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि भाई यहां से जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, उसकी डायमेंशन जो है वो यहां से कितना आउटपुट निकलेंगे, 16 आउटपुट निकलेंगे। कितने आउटपुट निकलेंगे? 16। लेकिन हर ये जो 16 आउटपुट होंगे उसकी हर किसी की जो डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? 10,000 बाय 16 होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। सही है। तो ये पूरी कहानी जो है वो ये भी है। अब इसमें आप जो है वो ये लीनियर हमने एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह तो पढ़े में है। उसके बाद वही हमने जो है वो कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद हमने यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगा दी, और उसके बाद आरएमएस प्रॉप जो हमने पिछले चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ा था वो भी पढ़ लिया, लर्निंग रेट भी लगा दिया, और उसके बाद हमारी कंपाइलेशन शुरू हो गई। इसके अंदर हम देखें यहाँ पर, यहाँ तक रुक जाए, यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लें कि यहाँ पर क्या हुआ है, किस कोड में क्या हुआ है और इस कोड में क्या हुआ। क्योंकि मैं इसलिए इस कोड की बात कर रहा हूँ कि मैं आरएमएस प्रॉप के ऊपर लोकल ऑप्टिमा और ग्लोबल ऑप्टिमा और पता नहीं क्या क्या जो है सब आपको बता कर आया हूँ। और हमने ये भी पता था कि मैट्रिक्स हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो है कि हम देख रहे हैं कि हमारे डेटा की एक्यूरेसी क्या है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ आ गई। आप कैरी ऑन। किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ ले। असद जरा चेक करो, कोई चैट के ऊपर तो कोई शोर वोर नहीं कर रहा। ओके सर। अच्छा, एक चीज मैं अटेंडेंस के बारे में बताया जा रहा था कि हमारे पास टोटल क्लासेस थी 14। कितनी क्लासेस थी? 14। वो पिछले भी खत्म हो गई हैं। ठीक सर। ठीक है, लेकिन हमने अपना करिकुलम स्लो रखने के वजह से, क्यों रखा, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था। तो अब मैं आपकी अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी अटेंडेंस आगे सबमिट नहीं करानी। तो आप टेक्निकली तौर पर हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं अभी आपकी 1, 2, 3 क्लासें या 4 क्लासें या 5 क्लासें, जितनी भी क्लासें होंगी वो मैं आपकी लेता रहूंगा जब तक आपका नया सेमेस्टर शुरू नहीं हो जाता या आपके क्विज़ेस वगैरह एंड नहीं होते। तो उसकी फिक्र नहीं करें। लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं ये टेक्निकली तौर पर अनऑफिशियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो अगर किसी वजह से किसी दिन ये जो PIIC का लिंक अवेलेबल नहीं हो तो फिर मैं आपको अपना पर्सनल लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग परेशान नहीं होगा, मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर या स्लैक के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा, असद से राब्ता कर लीजिएगा। असद समझ रहे हो ना बात बेटा? अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर एक नई चीज लेकर आए हैं और ये कहलाती है वैलिडेटिंग योर अप्रोच। इससे पहले हमारे पास 2 कहानियां थी, एक थी टेस्टिंग और एक ट्रेनिंग। जी सर। ठीक है, अब एक नया हम एक मार्केट में एक चूरन चटनी लेकर आए हैं और उसका नाम क्या है? वैलिडेशन। जी ठीक। अब हमने क्या किया कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटाबेस था उसमें से हमने 10,000 निकालकर वैलिडेशन में डाल दिए, और बाकी जो है यानी कि जो हमारे पास, आपको याद होगा हमारा जो ट्रेनिंग डेटा था उसमें 10,000 जो थे शुरू के, हमारे पास डेटा 25,000 का है ना, तो हमने उसमें से शुरू के जो 10,000 थे वो हमने किस में डाल दिए भाई? वैलिडेशन में। आप तो मेरी बात नहीं सुन रहे, आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास डेटा था कितना था? 25,000 था। यस सर। 25,000 में से शुरू के 10,000 हमने वैलिडेशन में डाल दिए हैं और बाद के 10,000 जो है वो हमने पार्शियल डेटा में डाल दिए। यानी कि हमने शुरू के 10,000 निकाल लिए। अब वहां पर 25 की जगह 24 रह गए। सॉरी, कितने रह गए? 15,000 रह गए। 15,000। यही हमने यहाँ पर वाई की जो वैलिडेशन है और वाई ट्रेन हमारे पास है, टेस्टिंग की भी हमने ये कर दिया और उसकी भी कर दिया। दोनों में से हमने वैलिडेशन का डेटा अलग से निकाल लिया। सर वैलिडेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, सर अभी यही ट्रेनिंग टेस्टिंग का अलग है, ये लेबल को अलग कर रहा है सर। नहीं, हाँ मतलब ये लेबल को अलग अलग कर रहा है। सॉरी, ये लेबल को अलग निकाला। हमने क्या किया है कि हमने थोड़ा सा डेटा और निकाल लिया वैलिडेशन के लिए। नीचे वाले की बात मैं कर रहा था, ये वाई वैलिडेशन। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल अग्री, टोटली अग्री। सर ये एक्स वाई क्या है? सर ये डेटा और वो है ना, वैल्यू और हाँ, ये जो वाई है हमारे पास,
ये लेबल्स हैं और अच्छा सही एक्स जो है वो ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास। जी बिल्कुल। ठीक है, अब हमने इसमें नई चीज ऐड कर दी है, वो नया ये है कि वैलिडेशन करो इस डेटा के ऊपर, वैलिडेशन डेटा के ऊपर हम यहाँ पर लेबल कर रहे हैं और वैलिडेशन कर ये रहे हैं। क्यों यूज होता है ये बता दें, वैलिडेशन? वही तो पढ़ेंगे, वही तो पढ़ रहे हैं। पहले आप देख लो, हमने इस तरह कर लिया है, सही है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अपनी सारी कहानी पढ़ ली और ये भी बता दिया ऑन सीपीयू दिस विल टेक 2 सेकंड पर इपॉक, सही है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर से ये देखे, हमारे पास एक और नई चीज हमने यहाँ पे ले ली। हमने पहले मॉडल डॉट फिट पहले भी इस्तेमाल किया था, अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से हमने हिस्ट्री निकाल लिया। मॉडल डॉट फिट में हमने कौन सा डेटा निकाल लिया? हिस्ट्री। और हिस्ट्री के डेटा को में से हमने एक डिक्शनरी निकाल ली है, उसका नाम है हिस्ट्री की डिक्शनरी। और उस हिस्ट्री की डिक्शनरी में से हमने निकाली है कीज, और वो कीज कौन कौन सी है? यू एक्यूरेसी, यू लॉस, यू वैलिडेशन एक्यूरेसी और यू वैलिडेशन लॉस। सर ये ऑब्जेक्ट हिस्ट्री रिटर्न करता है, सॉरी एक मिनट सर, क्वेश्चन था सर। बोलो। ऊपर सर ये लिखा है कि मॉडल डॉट फिट रिटर्न द हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, इसका सिर्फ नेम यही रख सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं? कोई और भी रख सकते हो, लेकिन हम अमूमन हिस्ट्री रखते हैं क्योंकि आपको वो डेटा दे रहा होता है जो आपने पहले प्रोसेस कर दिया है। ट्रेन करने के बाद का डेटा आपको निकाल के दे देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा को हम प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ से बड़ा गौर से देखिएगा, इस डेटा को हम क्या कर रहे हैं? प्लॉट कर रहे हैं। और प्लॉट करने के बाद जो है वो हमने उसके लिए प्लॉटिंग की लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। हिस्ट्री के प्लॉट को हमने हिस्ट्री की डिक्शनरी में डाला, और लॉस को हमने लॉस की वैल्यूज डाल दी, और वैलिडेशन लॉस को हमने वैलिडेशन लॉस में डाल दिया, और हमने इपॉक की रेंज निकाली और उसको प्लॉट करना शुरू कर दिया। अब यही लिखा हुआ है, बीओ का मतलब है ब्लू डॉट, और बी का मतलब है सॉलिड, और ब्लू का मतलब है लाइट। सही, ये सारी कहानी जो है वो आपको कर दी है। अब आपके पास देखें, ये आपके पास एक चार्ट आ रहा है, और इसके अंदर जो है ये आपको बता रहा है कि ये जो वैलिडेशन लॉस के लिए हमने क्या निकाला है। यहाँ पे हमने वैलिडेशन लॉस को ग्राफ करने के लिए हमने बी रखा हुआ है, और ट्रेनिंग लॉस को करने के लिए हमने क्या रखा हुआ है? बीओ रखा हुआ है, यानी कि ब्लू डॉट। बीओ का मतलब क्या है? ब्लू डॉट, और सिर्फ बी का मतलब है ब्लू लाइन। तो यहाँ पे देखें, ये ब्लू डॉट है और ये ब्लू लाइन है। यहाँ तक कोई सवाल करना तो कर लो। यार पानी पिला दो यार कोई, प्लीज। राबील सर ये ऊपर हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री क्या है ये बता दें यार, पानी पिला दो यार। क्या कह रहे हो? हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हिस्ट्री जो है वो एक डिक्शनरी है जो हमने निकालकर अपने पास सेव कर दी। और इस डिक्शनरी में से हम जो है वो लॉस की वैल्यूज निकाल रहे हैं, और वैलिडेशन लॉस की भी वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास दो लॉसेज हैं, एक है हमारा ट्रेनिंग लॉस और एक है हमारा वैलिडेशन लॉस, और उस दोनों को मदद से हमने एक ग्राफ बना लिया। सर जब ये एक्चुअली फिट चला रहे होते हैं, मतलब इसमें खुद ब खुद उसको वो ऑब्जेक्ट उसमें एक मेंबर बना लेता है हिस्ट्री का, जो हम फिर हिस्ट्री डिक्शनरी में मतलब सेव कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सर इस ग्राफ की मदद से हमें ये पता लग रहा है कि वैलिडेशन तो में तो बहुत खराब आ रहा है और ट्रेनिंग तो सही जा रही है, तो मतलब मॉडल से ट्रेन नहीं हुआ मैं। मे बी आगे और कोई सवाल करना चाहे इस पे? ठीक है, अब ये हमें वैलिडेशन और ट्रेनिंग लॉस बता रहा है कि हमने अपना जो 15,000 डेटा सेट के ऊपर जो डेटा ट्रेन किया था, और हमने जो वैलिडेशन लॉस पे जो को भी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, तो एक लेवल तक, यहाँ तक, इस जगह तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, इस जगह तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक मेरी वैलिडेशन और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी एक ही आ रही है। लेकिन उसके बाद जो है यहां से लेकर यहां बाकी जगह के ऊपर लॉस बढ़ गया। हाँ, ट्रेनिंग लॉस जो है वो मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो वैलिडेशन लॉस है वो कम नहीं हो रहा, ट्रेनिंग लॉस कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद से, इस जगह के 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 बाद से
इस जगह के बाद से लेकर आगे तक मेरा जो डेटा है वो ओवरफिटिंग का शिकार है, यानी कि वो लर्निंग नहीं कर रहा, सिर्फ मेमोराइजिंग के ऊपर चला गया है। तो मुझे टेक्निकली तौर पर इसके बाद वाले डेटा को जो है वो गलत है। मेरा जो सही डेटा आया है वो कहां तक आया है, यहां तक आया है। सर मतलब एपॉक हमने 3 चलाना है, उसके बाद नहीं चलाना। हाँ, मतलब ये 3 के बाद वाला- जो इपॉक है वो आपका जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ ट्रेनिंग की कम कर रहा है इखलाकी तौर पर। देखिए मिसाल के तौर पर आपको ये चेक करना है कि एक आदमी ऑफिस में सही काम करता है या नहीं करता, सही है? तो आपने जो है वो एक मिनिस्टर साहब भेज दिया, तो मिनिस्टर को तो वो वीआईपी प्रोटोकॉल देगा नहीं देगा? बिल्कुल सर। सही है। फिर आपने जो है वो एक ब्यूरोक्रेट भेजा, उसको भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। अब इखलाकी तौर पर उसको आम लोगों को भी वही वाला प्रोटोकॉल देना चाहिए था जो मिनिस्टर या बाकी लोगों को दे रहा था, देना चाहिए बिल्कुल। तो अगर यहाँ से अगर हमारा जो सिस्टम अगर लर्न कर रहा होता तो उसको टेक्निकली तौर पर इसकी एक्यूरेसी दोनों की एक जैसी आनी चाहिए थी ना। सही है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही, इसका मतलब है इस जगह पे जहां पर दोनों अलग अलग हो रहे हैं यहाँ पर आ रही है गड़बड़। राइट और रॉन्ग हो? यस सर। ठीक है, तो आप देखें ये पहले ये इस वाली फिगर के अंदर ये लॉस बता रहा था और इसके अंदर एक्यूरेसी बता रहा है, और अब इसने इस ग्राफ को उसमें से एक्यूरेसी निकाली और एक्यूरेसी हमें ये बताई कि भाई देखो एक्यूरेसी जो है वो अच्छी चल रही थी, और एक्यूरेसी चलते चलते ट्रेनिंग की जो एक्यूरेसी है वो 100 तक पहुंच रही है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वैलिडेशन की जो एक्यूरेसी है वो 90 के आसपास आकर चल रही है। अब मैं इसी एग्जांपल देता हूँ। लॉस को नहीं इंडिकेट कर रहा, लॉस को ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक्यूरेसी को रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, टेक्निकली तौर पर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल्स हम जो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा सर मैंने मैट्रिक के एग्जाम के अंदर 100 मारे कंप्यूटर साइंस में। कितने मारे? 100% मार दिए। अच्छा, अब मैंने उससे पहला सवाल किया, उसने मुझे सही जवाब दे दिया। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, उसने उसका भी सही जवाब दे दिया। फिर मैंने तीसरा सवाल किया, उसका भी उसने सही जवाब दे दिया। इखलाकी तौर पर क्योंकि उसने 100% मारे हैं तो उसको मेरे 10 के 10 सवाल का जवाब सही दे देना चाहिए था। राइट या रॉन्ग? यस सर। राइट है ना। लेकिन अगर जो है वो मेरे 4 सवाल के जवाब के देने के बाद 6 सवाल उसने गलत दे दिए, तो मैं बोलूंगा कि यार इसने जो 100 मारे ना उसमें गड़बड़ की है कोई। ठीक है सर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो मेरे हिसाब से तो आपके 40 बनने चाहिए, 100 पता नहीं कैसे लिया, मेरे हिसाब से 40 बनने चाहिए। सर पानी है, पानी पिलाने आते ना, उसकी मेहरबानी से हो गए 100 नंबर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको 40 ही दूंगा। तो ये है आपकी वैलिडेशन। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप यहां पर देखें, तो ये आपकी अभी वैलिडेशन हम आगे जाके और पढ़ेंगे। ये आपके पास एक क्रॉस चेक होता है जिसके जरिए आप ये कहते हैं कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग के दौरान ओवरफिटिंग का शिकार तो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूं, सही है, और आप लोग सारे मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद 4 सवाल किए, जो पढ़ाया था उसी में से थे, तो आपने चारों के सही जवाब दे दिए। फिर मैंने क्या किया, आपके पास से 4 के जगह 10 कर रहे थे, 10 सवाल के जवाब, 10 सवालात मैंने आपको पढ़ाए थे। फिर मैंने 10 सवालात के जवाब आपसे पूछे, आपने मुझे सही से बता दिया। फिर मैंने 3 सवाल और एक्स्ट्रा किए जो आपको मैंने नहीं पढ़ाए थे, उसके भी जवाब आपने मुझे सही सही दे दिए। तो मैं क्या समझूंगा, सॉरी, अब मैंने जो है वो आपको 10 सवाल के जवाब और मजीद पूछे जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, तो अब आपने उसके भी सही जवाब दे दिए। इसका मतलब है मेरे ख्याल से अब आपकी लर्निंग 100% है। क्या चीज 100% है? लर्निंग। लेकिन मैंने आपसे सवाल जब पूछे 10 में से, तो उसमें से आपने मुझे जवाब दिए 3 के, तो मैं समझ गया कि यार मैंने पढ़ाते वक्त डंडी कुछ हो लग गई है, आपने डेटा मेमोराइज तो कर लिया है, लर्न नहीं किया।
तो अब मैं दोबारा आपकी हाँ। ट्रेनिंग कराऊंगा। जब मेरी ट्रेनिंग मेरे हिसाब से, जब मेरी ट्रेनिंग जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मेरी वैलिडेशन और मेरी ट्रेनिंग दोनों की एक्यूरेसी एक जैसी आने लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, अब आपको बोलूंगा भाई अब आप फाइनल एग्जाम में जा सकते हो। उसको हम कहेंगे टेस्टिंग। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर, समझ गए। मतलब टीचर अपने हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन कर करके ये अंदाजा लगाता है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वो आपसे उल्टे सीधे सवाल करके अंदाजा लगाता है कि आप सही सीख पा रहे हो नहीं पा रहे। वो होती है वैलिडेशन। और टेस्टिंग होती है जो एग्जाम में जाके देते हो आप। सही है भाई? तो हमने जो है वैलिडेशन के बाद अंदाजा लगाया कि हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है। तो सर डायरेक्ट वैसे टेस्ट कर क्यों नहीं सकते? वो भी तो हमें बता देगा कि इतना डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम उसको अगेन कर लेंगे। नहीं देखो, उसमें फिर आपका जो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप ये सोचे ना, जैसे आप अपने टीचर से, आपने जो है कभी ऐसा हुआ है कि आप जब पढ़ रही होंगी क्लास में तो टीचर ने आपसे कोई सवाल पूछा होगा या कभी क्विज लिया होगा? यस सर। और आपने मैट्रिक, आपने ओ लेवल किया या मैट्रिक किया हुआ है? मैट्रिक सिस्टम से पढ़ा। मैट्रिक सिस्टम। आप मैट्रिक का एग्जाम देने जब गई तो उससे पहले आपसे स्कूल वालों ने भी टेस्ट लिए होंगे आपसे, मतलब एग्जाम लिए हुए होंगे। यस सर। है ना, नॉर्मल इंटरनल जिसे कहते हैं। तो वो जो इंटरनल है वो समझते हैं वो वैलिडेशन है। टेस्ट आपका कौन ले रहा है? मैट्रिक वाला। मैट्रिक वाला टेस्ट लेगा और बोलेगा भाई आपको पास करना है या फेल करना है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आपके स्कूल वाले भी आपके क्वेश्चन करते रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेशन। उसका मकसद ये होता है कि वो ये चेक कर लें कि भाई आप जो है वो आपको ट्रेनिंग सही मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर तो हमारे पास टेस्टिंग और ट्रेनिंग के दरमियान हमने वैलिडेशन लगा दिया है ताकि आपको बार बार टेस्टिंग के गुजरना पड़े। एक ये कि जी टीचर आपको पढ़ा देता है, बोलते जाओ यार मैट्रिक का इम्तिहान जाके दे दो, आप उसमें आगे फेल हो जाती है, फिर दोबारा टीचर पढ़ाता है फिर फेल हो जाती है। इससे बेहतर तरीका क्या है कि आपके पास हर महीने या हर टॉपिक के हिसाब से आपके क्वेश्चन का एग्जाम ले लिया जाए, ताकि अगर आप में कोई गड़बड़ है तो आपको टेस्टिंग में भेजा ही नहीं जाए बल्कि आपकी ट्यूनिंग कर दी जाए। जी सर, समझ गए। सही है ना? तो इसी चीज को, जिसको हमने कहा था, ये पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, जिसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग, जिसके बारे में आपको वार्निंग दी। इन द प्रैक्टिस प्रिसाइज टर्म यू आर सीइंग एन ओवरफिटिंग आफ्टर द सेकंड इपोक। We are over optimizing the training data and you will end the learning representative that are specific to the training data and don't generalize the outcome। यानी आप जो है, इससे हमें ये डर लग रहा है कि आपका जो डेटा है वो आप ओवरफिटिंग के शिकार हैं। अब अगर मैंने आपसे वैलिडेशन नहीं की तो मुझे इस बात का खतरा है कि आपका जो ट्रेनिंग या मॉडल है वो लर्न नहीं कर रहा बल्कि मेमोराइज कर रहा है। इसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। तो सर ऐसा क्या हुआ था, ये अब हम पढ़ेंगे? कोई एक चीज मिस हुई थी जिसकी वजह से ये ओवरफिटिंग। अब हम ये चेक करेंगे, अब हम आहिस्ता आहिस्ता हम चेक करने की कोशिश करेंगे इस डेटा के ऊपर कि पिछली मर्तबा, अब हम दोबारा उसको देखें, हम नया मॉडल बना रहे हैं। हमें मॉडल बड़ी बकवास बन गया। अब इसके अंदर जो है वो हम एक नए मॉडल की तरफ जा रहे हैं और हमने इपॉक्स कर दी है 4 और बैच का साइज कर दिया है 512। पहले हमारा इपॉक क्या था? 20 बस खुला हुआ है, क्या था? 20 पहले हमारे इपॉक थे 20, बैच का साइज 512 था। ठीक है, अब हमने इपॉक क्या कर दिया है? कितना कर दिया भाई इपॉक हमारा? 5 कर दिया है। 5 ग्राफ पे आए सर। सर ग्राफ के अंदर शो हो रहा था क्लियर हमें कि कहाँ से मसला होना शुरू हुआ था, तो वो 2 के बाद से हुआ था ना, तो हमने 4 क्यों रखे फिर इपॉक? यहीं से देख के वही अंदाजे से रखे हमने। वो मतलब हमने यहाँ पर इपॉक 4 रख दी है कि भाई 4 के बाद से मसला होना शुरू हो गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जी हमारा जो एक्यूरेसी है वो कम ज्यादा होते यहाँ तक जो है वो सेम है। इसके बाद से वो बढ़ती जा रही है, तो हमने जो है
जहाँ पे हमारी फ्लैट हो गई है, देख रही है यहाँ पर। यस सर। तो ये फ्लैट जो है वो अंदाजन 3 या 4 के बाद हो गया, हमने थोड़ा सा ज्यादा करके रख दिया ना, तो हमने 4 जो है वो इपॉक्स ताकि डाल वो दी फिर है। अंडर फिटिंग में ना चले जाए अगर और मशीन कम हो जाए। हाँ, और उसके बाद जो है वो हमने इसको बजाय अंडर फिटिंग के अंदर कर दिया। अब इसके अंदर जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपको करने हैं। यू यूज टू ट्राई टू यूज 3 हिडन लेयर, सही है, यूजिंग लेयर मोर हिडन। हाँ बोले। थोड़ा सा ऊपर सर एक लिखा हुआ है, जब आप मॉडल डॉट फिट करते हैं तो उसमें इवैल्यूएशन करते हैं ना टेस्टिंग डाटा पे, जब तो उसके रिजल्ट्स जब आ रहे हैं तो ये एक तो आ रहा है ना कि एक्यूरेसी वो शो कर रहा है 88.32%, जिसको वो कह रहा है कि एक्यूरेसी हमने इतनी अचीव कर ली है। ये 0.29 ये रे में, मतलब दूसरी ये क्या चीज है? ये लॉस है आपका, मतलब इतने ये लॉस देता है। अच्छा, मतलब जब भी इवैल्यूएशन डॉट इवैल्यूएट मेथड आप अप्लाई करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक लॉस और एक एक्यूरेसी। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी नीचे चीज है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है जी, इसमें हर एक के लिए मतलब दे रहा है टेस्टिंग डाटा हमारे पास है 25,000 का, तो हर एक के लिए बता रहा है कि 98% इसने सही चूज कर लिया, इसने 99%, 99.7% सही चूज कर, मतलब इसने प्रिडिक्ट कर लिया है 99.9। ये आपको बता रहा है कि ये पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है। जैसे ये बोल रहा है कि 0.02, इसका मतलब है कि आपकी जो यहाँ पर ये वाला जो सेंटीमेंट है ये नेगेटिव है, यानी 0 के बहुत ज्यादा करीब है। ये जो है ये इसके बहुत ज्यादा करीब है, ये बीच बीच में आ रहा है कहीं। सही, ठीक है। Sir, how exactly do we know where we are doing wrong, that we are not getting the data correct? एक और बात, as you can see, the network is confident for some sample 0.99 or more। ठीक है, वो कहता है कि वो कुछ के लिए कॉन्फिडेंट है, फिर R 0.01 or less, but less confident। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इसके अंदर देखो ये जो चीजें आपकी जो डिस्कशन पॉइंट जो है वो बड़ा अच्छा है कि इसके अंदर आपको वो वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन वो बहुत सारी वैल्यूज जो है वो बीच की दे रहा है। जी सर। तो इस बात की इंडिकेटिंग है कि हमारा जो मॉडल है वो अभी इतना अच्छा है नहीं, सही है टेक्निकली तौर पर, क्योंकि हमने डेटा इसको हाईली पोलराइज्ड डेटा दिया था टेस्टिंग के लिए भी और ट्रेनिंग के लिए भी। तो इखलाकी तौर पर इसको हमें मोस्ट डेटा जो है वो यहाँ और यहाँ के पास देना चाहिए था। सही, मतलब इसको लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था। लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का लो चल रहा है, और कॉन्फिडेंस लो का मतलब यह है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, लेकिन ये है कि अब इसके ऊपर हमें फर्दर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको करना है। एक सवाल अभी बीच में था हमारे भाई का, वो मैं कहना चाह रहा था कि वो मैं बता दूं, फिर आपका सवाल लूंगा कि अब ये है कि हाउ, तो हाउ का अभी हम अगले चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे। ये 8 चैप्टर की किताब है, इसके एंड के अंदर ये सारे चीजें जो है वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमने आगाज किया है, वी आर जस्ट ऑन द क्वेश्चंस, कि यार प्रॉब्लम हमारे पास है, सॉल्व कैसे होगी ये आप लोगों का काम है। यही एक फर्क होगा एक उस बंदे में जो जाता है और इंटरनेट के ऊपर किसी पोस्ट के जरिए या किसी वीडियो के जरिए जो है वो एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम बनाकर बोलता है मुझे मशीन लर्निंग आती है, और आप लोगों में, क्योंकि आपको हम ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। जी साहब, अब कोई सवाल करना चाहे तो कर लो। सर मैं कह रही हूँ कि इसमें हम लेयर्स इंक्रीज कर देंगे तो उससे फिर ये जो आ रहा था ना लेस कॉन्फिडेंट वाली चीज, ये शायद खत्म हो, फिर वो बताएगा, क्योंकि डाटा हमने ट्रेनिंग और उसके लिए बिल्कुल सही दिया था। हाँ, तो अब आप ये वाले कोड इंप्लीमेंट करें, और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। जब एक मर्तबा आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपको सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर ये वाली चीजें कम करके और बढ़ा के देखें, और देखें क्या आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है या इम्प्रूव हो रही है, और नहीं हो रही है तो कितनी हद तक हो रही है। ठीक है सर। यहाँ तक कोई और सवाल? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर आते हैं। अभी तक हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन की थी, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मल्टी क्लास की। जी सर। ठीक है, इसके लिए हमने एक नया डेटा लिया है जिसको हम कह रहे हैं रूटर्स का। रूटर्स एक न्यूज एजेंसी है, और इसके अंदर हमारे पास
46 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है, यानी हमारी मल्टी क्लास के अंदर क्लासेस कितनी है? 46। जी सर। में आउटपुट भी 46 होंगे? हाँ, हमारे पास आउटपुट 46 होंगे। ये वही वाली है। एमनिस्ट के अंदर हमारे पास कितने आउटपुट थे? 10 थे सर। और यहाँ पर कितने होंगे? 46 होंगे। 46 हो गए। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्टेंस ऑफ सिंगल लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। सिंगल लेबल का मतलब क्या है कि जो भी हमारा डेटा है उसका लेबल एक ही होगा, मल्टी लेबल नहीं होंगे। मल्टी लेबल भी आते हैं मार्केट में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जी ठीक है। ठीक है सर। जी सर। सिंगल लेवल से बात की जाए तो जैसे सारी पिक्स होंगी तो सारी अगर कैट्स की पिक होगी तो उसका नाम कैट, ये सिंगल लेबल? हाँ, ये सिंगल लेबल है। सर सिंगल लेबल ये नहीं होगा कि हर पिक्चर के अगेंस्ट एक ही लेबल होगा, एक से हाँ ज्यादा? बिल्कुल, यही चीज बिल्कुल। दोनों की बातों ये का जो मतलब बंदा एक ही बोल है। रहे हैं डिफरेंट। अच्छा सही है सर। दोनों की बातों का मिसाल के तौर पर आपने एक फोल्डर में बिल्ली की तस्वीरें डाली हुई है और उनका नाम रख दिया कैट। इसका मतलब ये हुआ कि हर बिल्ली का जो लेबल है वो कैट है। सही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक तस्वीर के अंदर लेबल हो कैट, ठीक है, और रूम, कैट फुटपाथ, कैट ट्री, कैट कार। इसका मतलब है कैट किस जगह मौजूद है। तो यहाँ पर अब लेबल कौन कौन से हो गए? 2 हो गए। एक के अंदर वो बता रहा है कि इसमें कैट मौजूद है और साथ साथ ये बता रहा है कि कैट कहाँ पर है। तो आपका अब जो ये सिनेरियो हो गया, इसको हम कहेंगे मल्टी लेबल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है सर। ठीक है जी। अब इसकी वही डिटेल्स हैं रूटर्स की, जो कि आपने टेक्निकली तौर पर देख ली है। इसके अंदर भी हम वही कर रहे हैं कि 1000 जो है वर्ड्स के ऊपर जाकर जो है वो डेटा को लिमिट कर रहे हैं। और ये सारा काम हमने लास्ट टाइम भी करके देखा था, दोबारा हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने डेटा को जो है वो दोबारा प्रिपेयर किया। वही हमने जो काम पहले कर चुके थे वो पहले भी कर लिया है और वन हॉट कोडिंग भी अप्लाई कर ली है और हमने यहाँ पर अपना लेयर जो है वो बना लिया। इस मरतबा हम क्या कर रहे हैं? 64 ले रहे हैं। पहले 16 थे, अब 64 ले रहे हैं और यहाँ पर हम 46 कर रहे हैं। अब एक चीज जो है इसके आउटपुट से देख के आ सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर आउटपुट कितने चाहिए? 46। तो मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन 46 से नीचे तो करना फजूल होगी ना। यस सर। तो मुझे 46 के ऊपर ही रखना है। वहां पर मेरे पास लेवल थे 1, तो मैं 16 तक आ गया था। लेकिन यहाँ पर 16 का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास मुझे आउटपुट आखिरी लेयर के अंदर 46 आउटपुट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 64 से कम कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर 30 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है गारंटीड है कि मैंने बहुत सारे जो लेबल्स हैं, मतलब बहुत सारे जो आउटपुट क्लासेस हैं वो तो खत्म ही कर दी ना। अब मेरे पास यहाँ 46 जो आएगा वो बिल्कुल गार्बेज होगा। सही है ना। तो मुझे इसके 46 के ऊपर ही रखना है, तो मैंने यहाँ पर 64 और 64 ही यहाँ पर रखा है। और वही वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम इस्तेमाल कर चुके थे। अब इसके अंदर वही वाली चीज हम लेकर आ गए हैं, वैलिडेशन वाली कहानी सारी के सारी। और अब हम यहाँ पर वही वाला प्लॉट बनाकर देख रहे हैं और वही वाला प्लॉट बनाने से हमें पता लगा कि वही वाली कहानी यहाँ पर भी आ रही है कि हमारा जो वैलिडेशन लॉस है वो कहाँ तक आ रहा है? वही 4 या 5 के ऊपर आकर रुक जाता है और एक्यूरेसी जो है वो हमारी यहाँ पर आकर फ्लैट हो जाती है। कहाँ पर आकर? 0.8 के पास। ये उसकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर लिखी भी है, ये आपने पढ़ ली। और आपके पास दोबारा फिर आपने जब रीट्रेनिंग की और उसके अंदर इपॉक वगैरह चेंज किए, तो अब जो है वो डेटा जो है वो आपका कुछ थोड़ा सा और बेहतर हो गया। लेकिन फिर यहीं पे वही है कि अब आपको मजीद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो वो आप इस पे प्रिडिक्शन के वो एक्सपेरिमेंट करके इसकी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं। अभी तक जो है ये आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है उसके अंदर जो है ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपको ऐसे 46 एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके सर। ठीक है सर, ये इसमें थोड़ा सा एक है, दिस अप्रोच रीड्स एन एक्यूरेसी 80%। इसका थोड़ा सा समझा दें, ये मैंने पढ़ा था, इसका समझ नहीं आया था। हाँ, ये तकरीबन 80% की एक्यूरेसी हमें मिल रही है।
आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। हाँ, अब ये कह रहा है कि द एक्यूरेसी रीच बाय द प्योरली रैंडम क्लासिफायर वुड बी 50%। इसका मतलब आइडिया हो रहा है आपको, अगर मैं आपसे कुछ भी डेटा नहीं देता हूं और रैंडम फंक्शन लगाता हूं बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है 50% होती है। यानी इस बात के चांसेस होते हैं कि अगर कोई बंदा रैंडमली किसी चीज को सही या गलत क्रिएट करता रहे तो 50% वो सही बताएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है जी जी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है जी जी, अब ये कह रहा है कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पर दिस केस इज क्लोजर टू 19%, तो रिजल्ट प्रिटिकुलर एटलीस्ट व्हेन द कंपेयर टू द रैंडम बेसलाइन। तो वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारा जो लॉस है वो 19% तक 80% तक तकरीबन आ गया है, यानी 19% तक हमारा लॉस है, जबकि 50% से की जगह हम 19% तक लॉस ले आए हैं। इसको यूं कर लें यानी 50% की जगह 80% तक ले आए हैं या 50% की जगह 90% तक ले आए हैं लॉस। तो इससे हमें लग रहा है कि भाई काफी जो है वो हमने एक अच्छी अचीवमेंट कर ली है। कंपेयर किया, बेंचमार्क किया है क्या रैंडम से ज्यादा अच्छा है या नहीं। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे 50% दे रहा होता, इसका मतलब है कि हमने अपने काम में कोई भी मेहनत नहीं की, हमारा काम बिल्कुल कचरा है, क्योंकि रैंडम क्लासीफायर भी 50% एक्यूरेसी दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% आ रही है, उसके लिहाज से ये मुनासिब है। और उसके बाद वही हम इसको प्रिडिक्ट करके देख रहे हैं कि भाई डेटा हमने प्रिडिक्ट किया तो यहाँ पर ये 46 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट किया एक्स टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर मैंने शेप निकाला तो मेरे पास 46 वैल्यूज हैं। 46 के अंदर मेरे पास जो प्रिडिक्शंस हैं 0 की वो है 1.0। इन सबका सम कितना हो रहा है? मेरे पास प्रिडिक्शन कितनी है? 46 है। 46 है, इनका सम 1 के बराबर हो रहा है, जो कि सॉफ्टमैक्स का रिक्वायरमेंट। इसका मतलब मेरी प्रिडिक्शन सही निकली है, क्योंकि मेरा सम जो है वो सबका 1 हो रहा है। अब मुझे ये उठाना है कि मेरी प्रिडिक्शन मुझे डेटा कौन सी दे रही है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास numpy का फंक्शन है argmax, जो बताता है कि मेरी प्रिडिक्शन में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सर सम 1 होने से क्या मुराद थी? ये क्या था? हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा डेटा सही है या नहीं है। उसूली तौर पर जो सॉफ्टवेयर फंक्शन है वो आपको प्रोबेबिलिटीज देता है कि आपका डेटा किससे जाकर मैच कर रहा है। और वो सारी जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम उनको सम करें तो वो सबके सब सारी प्रोबेबिलिटी मिलाकर 1 के बराबर होगी। यानी अगर फर्ज करें 2 प्रोबेबिलिटी है तो उसके अंदर अगर एक को 50% दे दिया तो दूसरी को 50% देगा, एक को 60% दे रहा है तो दूसरी को 40% देगा, एक को 90 दे रहा है दूसरी को 10 दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों को 60-60 दे दे। 1 होती है। तो वो अगर दोनों को 60-60 दे देगा तो वो 120 हो जाएगी, यानी 1.2 होगी, जो गलत है। तो इस चीज का ये पता लग गया कि प्रोबेबिलिटी सही आई है। अब मुझे सबसे बड़ी वाली उठानी है। कौन सी वाली उठानी है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी के लिए मेरे पास numpy का एक फंक्शन है जो ये बता रहा है कि जो 4 नंबर पे जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि जो 4 नंबर के ऊपर जो लेबल है ये उसको बता रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब 4 नंबर पे फर्ज करें लिखा हुआ है पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि ये प्रिडिक्शन के 0 के ऊपर जो है आर्गमैक्स, इसका मतलब है कि इस रिव्यू ये जो रूटर्स की जो न्यूज है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आपके पास लेबल होगा उसको आप 1 2 3 4 में तो कन्वर्ट करेंगे ना। नहीं समझ में आई? भाई सवाल कर लो अगर समझ में नहीं आई है, ताकि डांट डपट होकर सर पॉलिटिक्स से रिलेटेड देखो हमारे पास जो रिव्यूज हैं, जो हमारे पास ये जो रूटर्स की रिव्यूज होंगे उसके लेबल हैं। 46 डिफरेंट क्लासेस है हमारे पास। एक न्यूज जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक जो है वो किससे रिलेटेड है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, एक एजुकेशन से रिलेटेड है, एक साइंस से। इस तरह 46 डिफरेंट क्लासेस है। अब मैं तो जो हूँ वो टेक्स्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकता ना मैं अपनी मशीन लर्निंग में।
तो मैं क्या करूंगा कि हर क्लास को एक नंबर दे दूंगा। यस सर। ठीक है, और जो मुझे मशीन लर्निंग मुझे आउटपुट देगी वो नंबर में मैच कर दूंगा कि मैंने जो क्लास की जो लेबलिंग को नंबर में कन्वर्ट किया है उसके हिसाब से वो क्या है। तो मिसाल के तौर पर वो नंबर जो है वो 4 नंबर जो है वो निकला पॉलिटिक्स का, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई ये जो रिव्यू है, जो न्यूज है, ये किससे रिलेटेड है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो सर हम यहाँ देख सकते हैं ना प्रिंट करके कि 4 नंबर पे कौन सी वो आ रही होगी जो अभी हम पहले करके आए थे, उसको टेक्स्ट में जो कन्वर्ट किया था। हाँ, तो मैंने अभी इसका इत्तेफाक से नमपाई की कोड लैब नहीं बनाई थी, लेकिन आप लोग ये करके देख लीजिएगा। ठीक है, लेबल जाकर देख लीजिएगा। तो ये 4 नंबर जो है ये आप इस तरह कर आप लोग आ जाएंगे। इसी तरह आप इसकी जो है अब जैसे इसके अंदर डिफरेंट तरीके हैं लेबल बनाने के। जैसे ट्रेनिंग के जो लेबल्स थे उसको हमने अरे में कन्वर्ट करके एक्सटेंड कर दिया और ये लेबल्स को वाइड ट्रेन कर दिया, और उसके बाद जो है हम उसको यूज कर लेंगे। ओनली थिंग दिस अप्रोच चेंज द चॉइस ऑफ द लॉस फंक्शन। द लॉस फंक्शन यूज द listing the category class to express the label the follow the category encoding with the integer label. You should use sparse categorical. इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने वन हॉट कोडिंग की थी लेबल के ऊपर। अगर आप अपने लेबल पे वन हॉट कोडिंग करेंगे तो आप कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे फंक्शन? कैटेगरिकल क्लास एंट्रोपी। हाँ, लेकिन अगर आप जो है वो ऐसा नहीं करते और आपने सिर्फ और सिर्फ उसको इंटीजर लेबल ही रखे हुए हैं तो आप स्पार्स कैटेगरिकल एंट्रोपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको वन हॉट कोडिंग पसंद नहीं है तो फिर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? लॉस फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी सर। ठीक है, और जो चीज मैंने आपको बताई थी वो यहाँ लिखी हुई भी है कि भाई आप फ्यूअर देन 46 इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, अब ये आपको बता रहा है कि भाई अगर 46 से कम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी और ड्रॉप जो है वो किस तरह कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 80% से आप किसके पर आ जाएंगे? 71% पर। तो ये आपको ये है, और इसके अलावा आप यहाँ पर फर्दर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। और ये आपका कहानी जो यहाँ पर आ गई। यहाँ तक कोई सवाल है? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन से एक टर्म यूज किया इसमें बोटल नेक कि अगर आप लेयर को काम रखते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंड। बॉटल नेक का मतलब पता है ना कि अगर आप बहुत सारा डेटा किसी छोटी सी चीज में गुजारने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा डेटा आपका उसमें से जाया हो सकता है। सही। तो वो ये कह रहा है, ये यहाँ पर सिनेरियो क्या बता रहा है कि आपको डेटा 46 से नीचे नहीं कर सकते। अगर आप नीचे करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक किस्म का ये भी कह सकते हैं कि अंडर फिटिंग हो जाएगी। हाँ, अंडर फिटिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है जनाब। अब आखिरी जो एग्जांपल है, 2 एग्जांपल हमने यूज की, सिंगल क्लासिफिकेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लासिफिकेशन। अब हम आ गए रिग्रेशन के अंदर। अच्छा, अब रिग्रेशन के अंदर जो है वो कहानी थोड़ी सी जो है वो चेंज है। तो मैं आज का इसको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और इसको हम फिर यहीं से उठा लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो रिग्रेशन से दोबारा पढ़ेंगे। सही है? तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अभी इसको कोड को जो है वो थोड़ा सा खुद समझे, और समझने के बाद जो है इसको कम से कम बना लेना, ताकि आप अगली क्लास के अंदर ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। सही है? तो आपने इसके अंदर क्या किया? डेटा सेट उठाया, दूसरे होस्टिंग का पढ़ा, रिग्रेशन आपने पढ़ लिया। ठीक है, और इसके अंदर देख लिया कि भाई 4 ट्रेनिंग सैंपल्स हैं और 104 टेस्ट सैंपल हैं। इसके अंदर जो है वो डेटा पॉइंट बहुत ही कम है, ओनली 506 है। छोटा डेटा सेट है और इसके कुछ अपने चैलेंजेस हैं वो आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर हमने जो है वो ट्रेनिंग डेटा का हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाला है।
और ट्रेन डेटा जो है उसके अंदर से मीन माइनस करके इसको हमने स्क्यू कर दिया है। ये वाली चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मैंने पहले भी बताई थी। इसको हम कहते हैं स्केलिंग। इसके अंदर हम डेटा को 0 और 1 के दरमियान में कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको? हमने उसमें भी पढ़ी थी शायद एमएस में भी कि हमने 0 से 255 तक का डेटा को 0 से 1 के दरमियान कर दिया था। और वो कैसे कर दिया था? हमने उसको डिवाइड कर दिया था 255 से। इसमें हम क्या कर रहे हैं? उसके मीन से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, मीन से अच्छा पहले दो चीजें हो रही हैं इसमें। एक तो हमने क्या किया, इसको मीन में से माइनस कर दिया, डेटा में से मीन माइनस कर दिया जी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 अलाइंड हो जाएगा। अब मैं 0 अलाइंड, आप लोगों को सोचना है कि 0 अलाइंड क्या होगा। तो क्लास के बाद जो है वो आप इसको जरा ट्राई कीजिएगा, सारे को 1 बाय 1, 1 2 3। इसका मतलब आपकी क्लास आज इखलाकी तौर पर 5 बजे खत्म होनी चाहिए। आधा आधा घंटा आप तीनों प्रॉब्लम को दें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा जो डेटा है उसमें से मैंने मीन माइनस कर दिया। मेरा डेटा है 1 2 और 4, 1 2 4। 1 2 4 का मीन क्या निकलेगा? एट बाय 3। इसको आसान कर लेते हैं। 2 2 4 का मीन क्या निकलेगा? 5। 2 2 4 का मीन जो है वो क्या निकलेगा? अभी भी गलत निकल रहा है। 8 बाय 3 यार क्यों इतना क्यों निकल रहा है? मेरे ख्याल से तो 2 2 4 का जो मीन है 2.6 निकलना चाहिए ना। यस सर, और आसान करते हैं। 2.6 अगर आपके पास 3 वैल्यूज है 2 2 2, 3 वैल्यूज है 2 2 2, तो उसका मीन क्या निकलेगा? 2 निकला। नहीं, 6 को आपने सम किया, 6 आ गया, 6 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका मीन निकला 2। अब आप क्या करेंगे? सब में से 2 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा है वो 0 अलाइंड हो गया, 0 के आसपास आ गया है। सही सर, सही। सही है। अगर आपकी वैल्यू मिसाल के तौर पर होती 10 और 20, तो आप इसका जो मीन कितना निकलेगा? 15। अब आप 10 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5। और 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5। तो अब आप देखें यहाँ पर अब आपका डेटा 0 अलाइन हो गया है। एक वैल्यू 5 के राइट पर है और एक लेफ्ट पर है। उम्मीद है ये वाली बात से आपको समझ में आ गई होगी बात। 0 के इधर भी इतना है और इधर भी, ये कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, इसको कहते हैं 0 अलाइन, यानी 0 बीच में, 0 के आसपास वैल्यू आ गई है। लेकिन सर ये हर बार तो नहीं मुमकिन होगा। क्यों नहीं होगा? चलो मैं ये करके देखूंगी। ठीक है, हर डाटा के लिए निकालेगा ये। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड कर लिया। ₹50 दे दो बेटा, उसको वहां से निकाल। आपने क्या किया? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है आपको कि आपका डेटा मैक्सिमम कितना स्प्रेड है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है। डेविएट कर रहा है। हाँ, तो अब असल में हमारे पास जैसे वहां पर हमने क्या किया था, हमें वहां पर पता था कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 255 से ऊपर नहीं हो सकती। तो हमने क्या किया था? 255 से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि वो वैल्यू कितनी फैली हुई है, तो वहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन लगा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें लगाता है कितना फैला हुआ है, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। सर वो 255 पिक्सेल्स की वजह से? हाँ, क्योंकि हमारे जो पिक्सेल्स हैं उनकी वैल्यू 0 से 255 ही हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है ना छोटी हो सकती है। सही, लेकिन ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें वो नहीं पता। हाँ, तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर रहे हैं, बजाय ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से मीन माइनस करके 0 अलाइन करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम इसको डिवाइड करके इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक, कहानी वही है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि अब हमें डेटा पता नहीं है कि मैक्सिमम कितना फैला हुआ है, तो हमें जाकर ये करना पड़ेगा। उसके बाद का जो कहानी है वो तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज जो हुआ है वो लॉस फंक्शन हुआ है, और वह है मीन स्क्वायर एरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम
डेटा को 1 to 1 कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि भाई बिल्ली बिल्ली के बराबर है या नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पुराना डेटा और नया डेटा उसकी प्रिडिक्शन जो है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो 5 साल का था तो उसका वजन था 10 किलो, सही है? समझ में आ रही है बात? ये एक बच्चा 5 साल का था, उसका वजन कितना था? 10 किलो। 10 किलो। जब वो 6 साल का हुआ तो उसका वजन हो गया 12 किलो। ठीक है। जब वो 7 साल का था तो उसका वजन हो गया 14 किलो। अब मुझे बताएं कि अगर वो 8 साल का होगा तो उसका वजन कितना होगा? 16 किलो होना चाहिए। 16 किलो होना चाहिए ट्रेंड को देखते हुए। तो ये आपकी रिग्रेशन है। तो आप इसके अंदर मिसाल के तौर पर आपके एल्गोरिथम ने मेरे पास होना चाहिए, लेकिन हुआ ये कि ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी समझाने के लिए। तो आपके एल्गोरिथम ने बजाय 16 के मुझे दे दिया 15.5। क्या दे दिया? 15.5 उसने मुझे दिया। मैंने फंक्शन ऐसा बनाया हुआ था। तो अब मेरा जो एक्चुअल था 16 किलो और आपने जो प्रिडिक्ट किया था 15.5, उसमें फर्क कितना आ गया? 0.5 का फर्क आ गया। ये जो 0.5 का फर्क है, इसको मैं क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। एरर मेरे पास कितना आया है? 0.5 का। इसको मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। अच्छा, अब मसला यह है कि यहां पर हम देखें, यहां पर तो हमने रीलो लगाया है, यहाँ पे रीलो लगाया है, यहाँ पर हमने जो है वो लॉस फंक्शन यहाँ पर लगाया है MSE, और यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब इसके अंदर देखें हमारा जो बिकॉज द लास्ट लेयर इज प्योरली लीनियर, हमारी जो लास्ट लेयर है उसके ऊपर हमने कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कोई भी नंबर जनरेट कर सकती है। हम उसको मजबूर नहीं कर रहे कि एक पर्टिकुलर नंबर के दरमियान में डेटा दो, हम उसको कोई भी नंबर दे सकता है, हम उसको नंबर से मैच करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है। अब ये जो बूस्टर हाउस प्राइसिंग का जो डिस है वो क्या कर रहा है कि आपको बताता है कि भाई ये तमाम पैरामीटर पे एक मकान के पैसे कितने होंगे। तो उसके बाद वो हम प्रिडिक्ट करेगा कि भाई इस मकान के पैसे कितने होंगे या नहीं होंगे। पहले हमने उसको बहुत सारे मकानात के बारे में बताया, फिर हमने पूछा कि अच्छा बताओ एक नया मकान जो है उसकी प्राइस कितनी होगी, तो वो बता देगा। ठीक है जनाब, तो आप इसको हम यहीं पर रोकते हैं और इसको आप चला के देखें। उसके बाद हमारे पास नई जो है वो हमने एक नया फार्मूला तैयार किया जिसको हम कहते हैं के फोल्ड वैलिडेशन, क्योंकि हमारा डेटा कम है तो हमारा वैलिडेशन से गुजारा नहीं होगा और हम किस तरफ चले जाएंगे? के फोल्ड वैलिडेशन पर। तो अगली क्लास के अंदर हम के फोल्ड वैलिडेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक आप ये पिछली वाली क्लास करें, मैं अपनी क्लास को ड्रॉप कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग ईमानदारी से कहीं भी उठ के नहीं जाएंगे। अगर उठेंगे भी सिर्फ 1 मिनट के लिए उठेंगे, पानी वानी पीकर बाथरूम जाकर दोबारा जो है बैठे रहेंगे 5 बजे तक, और ये तीनों प्रॉब्लम चला के देखेंगे। प्रॉमिस? ओके सर। ओके, एक ने प्रॉमिस किया, बाकी सब ने जो है ना खामोशी इख्तियार की है। सर एक के पीछे हाँ, मतलब ये है कि मैं ये इज्यूम कर रहा हूँ कि सबने प्रॉमिस कर लिया है। अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो मुझे बता दे, वरना उसके ऊपर शरई फतवा लग जाएगा वादा खिलाफी का। नहीं सर, आप माशाल्लाह से इतना ज्यादा आराम से पढ़ाया और बहुत बेस्ट है सर। तारीफ की नहीं, प्रॉमिस का पूछा है। नहीं प्रॉमिस तो कर रहे हैं 5 बजे तक, ये नहीं कर रही है, बताओ। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। बस ठीक है, तो बस यहीं तक हम क्लास को रोकते हैं। कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? सर टेस्ट के हवाले से जो हमारा नेक्स्ट क्विज होगा उसमें क्या कोर्स कंटेंट होगा? अच्छा, सबसे पहले असाइनमेंट रेडी। तो कोर्स कंटेंट किताब से, सारे क्वेश्चन किताब से आते हैं, MCQ टाइप के होते हैं, इसीलिए मैं आपको किताब बहुत आराम से पढ़ाता हूँ ताकि आप एक एक चीज पढ़ ले, क्योंकि किसी भी चीज पे क्वेश्चन आ सकता है। असाइनमेंट जो है वो अब आप कौन कौन सी कर सकते हैं इसको देखते हुए? सर वो कार प्राइस प्रेडिक्शन वाली, उसके ऊपर मकान प्रेडिक्शन के अलावा
आप बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लासिफिकेशन दोनों वाले असाइनमेंट कर सकते हो आप, तो वो भी ट्राई कर लेना। सही सर। ठीक है ठीक है सर। सर अगर उसमें कोई इशू आता है तो